12वीं क्लास में, क्योंकि मेरा परिवार बहुत गरीब था, इसलिए हर दिन स्कूल की कैंटीन में खाना खाते वक्त मैं सिर्फ एक सब्जी का डिश लेता था और उसे प्लेन राइस और फ्री सूप के साथ खाता था। उस समय मैं बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस और इंट्रोवर्ट था। मेरा एक भी दोस्त नहीं था, लेकिन एक लड़की थी जो खुद चलकर मेरे पास आकर बैठती है, जिस पर वो मेरी ट्रे में से हरी सब्जी का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है और फिर अपनी ट्रे में से स्वीट एंड सॉर रिब्स और ब्रेस्ट पोर्क उठाकर मेरी ट्रे में रख देती है। तुम्हारी एक हरी सब्जी खा ली मैंने, ये उसकी भरपाई है, ठीक है, मना मत करना। वो लड़की मेरी शांत और साधारण जिंदगी में जैसे रोशनी की एक किरण बनकर आती है जो सीधे मेरे दिल तक पहुंचती है। और फिर उसी पल से मुझे अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के लिए एक ऐसा मकसद मिल गया जो सच में उसके लायक था। मेरा नाम चैन यू है। मेरा घर टाउन के बाहरी इलाके में बने एक पुराने सिंगल स्टोरी मकान में है। मेरे माता पिता मजदूरी और थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर घर चलाते हैं। मेरी माँ मार्केट में लोगों की सब्जियां साफ करने का काम करती है। एक दिन में करीब 40 युआन कमा लेती है। वहीं मेरे पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान ढोने का काम करते हैं। जिस दिन काम मिल जाता है उस दिन 80 युआन तक कमा लेते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता तब वो आंगन में बैठकर एक के बाद एक सिगरेट पीते रहते हैं। मेरी एक छोटी बहन भी है जो मुझसे 5 साल छोटी है। वो बचपन से ही कमजोर रही है और उसे अस्थमा की बीमारी है, जिस पर मौसम बदलते ही उसकी तबीयत फिर खराब होने लगती है। आधी रात तक उसे खांसी आती रहती है और पूरी रात किसी को भी ठीक से नींद नहीं आती। दवाइयों का खर्च, स्कूल फीस और रोजमर्रा का खर्च, यह सब हमारे परिवार पर एक भारी बोझ की तरह दबाव बनाए रखता है, जिस पर घर में कोई भी बीमार पड़ने की हिम्मत नहीं करता और कोई भी फालतू खर्च करने की सोच भी नहीं सकता। 12वीं क्लास के उस साल मेरे खाने का खर्च हर दिन तय था। स्कूल कैंटीन में 3 युआन की सब्जी, कभी स्टर फ्राइड केबल्स तो कभी स्टीव्ड टोफू और उसके साथ 50 सेंट का राइस, फिर फ्री सूप, जिसे सूप कहना भी मुश्किल था। असल में वो बर्तन धोने वाले पानी जैसा लगता था। उसमें थोड़ा सा नमक और कुछ टूटे फूटे सब्जी के पत्ते तैर रहे होते थे। स्वाद तो लगभग नहीं होता था, लेकिन गर्म जरूर होता था, जिसे पीकर कम से कम पेट की जलन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती थी। हर दिन मेरा यही रूटीन चलता था। मैं कभी भी किसी क्लासमेट के साथ खाना नहीं खाता था। दोपहर में बेल बजते ही मैं जानबूझकर धीरे धीरे सामान समेटता था। कभी बैग ठीक करने का नाटक करता तो कभी किताबें पलटने का। जिसके बाद जब पूरी क्लास निकल जाती तब मैं अकेला कैंटीन की तरफ जाता था। वहां जाकर मैं सबसे कोने वाली जगह पर बैठता था। वो जगह गर्म पानी की टैंक के पास थी, जहां हमेशा खट्टी और अजीब सी स्मेल आती रहती थी, इसलिए कोई भी वहां बैठना पसंद नहीं करता था। जिस पर वही जगह मेरे लिए सबसे सही थी। मैं वहां एक साए की तरह खुद को छिपाकर बैठता था, जैसे मेरा रोशनी से कोई संबंध ही ना हो। फिर राइस और सब्जी को मिलाकर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता था। सिर नीचे झुकाए रखता था, किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं किसी और की ट्रे में रखा ब्रेस्ट पोर्क, स्वीट एंड सॉर रिब्स या चिकन लेग देखकर मेरा मन और ज्यादा टूट न जाए। और उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं कोई मेरी ट्रे में मौजूद गरीबी को न देख ले। यह हीन भावना एक दो दिन में पैदा नहीं हुई थी। यह 10वीं क्लास से मेरे अंदर धीरे धीरे जमा होती गई थी। एक बार क्लास मॉनिटर स्टडी मटेरियल के पैसे इकट्ठा कर रहा था। क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे। 49 स्टूडेंट्स ने उसी वक्त पैसे निकाल कर दे दिए। सिर्फ मैं था जिसने कहा कि कल लेकर आऊंगा, लेकिन फिर कल, परसों और उसके अगले दिन भी मैं पैसे नहीं ला पाया। आखिरकार क्लास मॉनिटर ने मुझसे पूछना ही बंद कर दिया और मैंने खुद अपना नाम लिस्ट से काट दिया। एक बार सर्दियों में बाकी स्टूडेंट्स वार्म जैकेट पहनकर आते थे, जबकि मैं माँ द्वारा पुराने कॉटन कोट से बनाई गई जैकेट पहनता था। उसके स्लीव्स छोटे थे, जिससे मेरी कलाई साफ दिखाई देती थी। एक क्लासमेट ने पूछा था, तुम्हें ठंड नहीं लगती? जिसके जवाब में मैंने कहा था नहीं। लेकिन उसके बाद पूरी क्लास के दौरान मैं अपने हाथ स्लीव्स के अंदर छिपाए रखता था और बाहर नहीं निकालता था। हर बार जब फैमिली बैकग्राउंड फॉर्म भरना होता था और पिता के प्रोफेशन वाले कॉलम में डेली लेबरर लिखना पड़ता था, तब पेन पकड़ते हुए ऐसा लगता था जैसे उसकी नोक सीधे कागज को चीर देना चाहती हो। मुझे लगता था कि मेरी पूरी जवानी इसी अंधेरे में गुजर जाएगी। लेकिन फिर लिन वैन मेरी जिंदगी में आती है। वो हमारी क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। ग्रेड टॉप 10 में उसका नाम हमेशा रहता था। उसका परिवार भी काफी अच्छा था। उसके पिता काउंटी में ऑटो रिपेयर शॉप चलाते थे और उसकी माँ एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी। वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे के फीचर्स बेहद खूबसूरत और साफ सुथरे थे। जब भी वो मुस्कुराती थी, उसके गालों पर 2 छोटे डिंपल्स दिखाई देते थे। वह उन लड़कियों में से थी जिन्हें सिर्फ एक बार देखकर ही अच्छा फील होने लगता है। पूरे ग्रेड में हर कोई उसे जानता था, सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही चार्म था। वो जहां भी जाती थी वहां जैसे रोशनी फैल जाती थी। वह चमक आंखों को चुभती नहीं थी, बल्कि दिल को गर्माहट देती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा और उसका कोई संबंध बन सकता है। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे। वो क्लास की पहली रो में बैठती थी, जबकि मैं आखिरी रो के कोने में। ब्रेक के दौरान उसके आसपास हमेशा स्टूडेंट्स की भीड़ लगी रहती थी, जो उससे सवाल पूछते रहते थे, और मैं सिर्फ अपना सिर डेस्क पर रखकर सोने का नाटक करता था। स्कूल खत्म होने के बाद उसके लिए गेट पर कार इंतजार करती थी, जबकि मुझे अपने पुराने घर तक पहुंचने के लिए 40 मिनट पैदल चलना पड़ता था। उस दिन की दोपहर भी
बाकी दिनों जैसी ही थी। मैं अपनी साधारण सब्जी वाली ट्रे लेकर कैंटीन के सबसे सुनसान कोने में जाकर बैठ गया। मेरे सामने सिर्फ दीवार थी और मेरी पीठ बाकी सभी लोगों की तरफ थी। मैंने अपना सफेद एनमेल मग घुटनों पर रखा और चॉपस्टिक से एक पीला पड़ चुका कैबेज का पत्ता उठाकर मुंह में डाल लिया। तभी मुझे ट्रे रखे जाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बिल्कुल मेरे बगल से आती है, जिस पर मैं हैरानी से सिर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि लिन वान अपनी ट्रे रखकर मेरे पास बैठ रही है। वह इतनी सहजता से बैठती है जैसे किसी आम दोस्त के साथ बैठी हो। उसकी ट्रे में स्वीट एंड सॉर रिब्स, ब्रेस्ट पोर्क, शेडर्ड पोटैटो और एक सीवीड सूप रखा हुआ था। वो मेरी तरफ देखती तक नहीं, जिस पर वो चॉपस्टिक्स उठाकर मेरी ट्रे में से हरी सब्जी का एक टुकड़ा उठा लेती है और आराम से चबाने लगती है। तुम्हारी एक हरी सब्जी खा ली, इसे बराबरी का सौदा समझो, ठीक है? यह कहते हुए वो अपनी ट्रे में से स्वीट एंड सॉर रिब्स और ब्रेस्ट पोर्क उठाकर मेरी ट्रे में रखना शुरू कर देती है। एक टुकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लाल भूरे सॉस में डूबी हुई स्वीट एंड सॉर रिब्स सफेद चावल के ऊपर रखी चमक रही थी। वहीं ब्रेस्ट पोर्क के चौकोर टुकड़ों में मांस और चर्बी की परतें साफ दिखाई दे रही थीं, जिनसे सोया सॉस और मीट की खुशबू लगातार उठ रही थी। उसी पल खिड़की से आती धूप हम दोनों पर पड़ती है। रोशनी उसके चेहरे पर गिरती है और उसके डिंपल्स हल्के से उभर आते हैं। उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी मेरी अंधेरी जवानी पर पड़ती है और सब कुछ अचानक गर्म और उजला लगने लगता है। मैं सिर झुकाकर ट्रे में रखे उन मांस के टुकड़ों को देखता रह जाता हूँ। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। बस थोड़ा सा और होता तो वो सूप के कटोरे में गिर जाते, जिस पर मैं पूरी ताकत से खुद को संभालता हूँ। गले में कुछ अटक सा जाता है और मैं अपने सारे दुख को वापस अंदर निगलने की कोशिश करता हूँ। इतनी बड़ी उम्र तक किसी ने भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का इस तरह ख्याल नहीं रखा था। किसी ने भी उसकी तरह अपनी काइंडनेस को इतने साधारण एक्शंस के पीछे नहीं छिपाया था। उसने एक बार भी नहीं पूछा, क्या तुम्हारा परिवार बहुत गरीब है? उसने यह भी नहीं कहा, मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ। उसने सिर्फ मेरी ट्रे से एक हरी सब्जी उठाई और बिना कुछ कहे अपना मीट मेरी ट्रे में रख दिया, जैसे सच में यह एक बराबरी का एक्सचेंज हो। वो स्वीट एंड सॉर रिब्स के टुकड़े, वो ब्रेस्ट पोर्क का टुकड़ा और वो हरी सब्जी का छोटा सा टुकड़ा, उसी पल से वे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून बन गए। उस रात घर लौटने के बाद मैं अपने पुराने लकड़ी के बिस्तर पर लेट जाता हूँ। वह बिस्तर जिस पर बैठते ही चरमराने की आवाज आने लगती है। मैं छत पर बने पुराने दागों को देखता रहता हूँ और मेरे दिमाग में बार बार उसी दोपहर की याद घूमती रहती है। मेरे दिमाग में बार बार कैंटीन का वही सीन घूमता रहता है। उसकी मुस्कान, उसका चॉपस्टिक्स से मेरी ट्रे में से हरी सब्जी उठाना और बात करते वक्त उसकी वह लापरवाह सी आवाज। मैं खुद से एक वादा करता हूँ, मुझे हर हाल में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मुझे हर हाल में बड़ी सफलता हासिल करनी है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं उसके सामने पूरी इज्जत और आत्मविश्वास के साथ खड़ा होऊंगा। फिर मुझे किसी कोने में बैठकर साधारण सब्जी के साथ खाना नहीं खाना पड़ेगा। फिर मुझे इतनी बेबसी और हीन भावना के साथ जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, जिसके बाद मैं दिन रात पढ़ाई में डूब जाता हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे तक क्लास में पहुंच जाता हूँ। रात 11 बजे लाइट्स ऑफ होने के बाद भी मैं कंबल के अंदर टॉर्च जलाकर प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करता रहता हूँ। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एक के बाद एक किताब खत्म होती जाती है। पेन की रिफिल पूरी तरह खत्म हो जाती है, फिर भी मैं उसे फेंकने की हिम्मत नहीं करता। रफ पेपर पर बार बार लाइनें खींचता हूँ। जब तक बिल्कुल भी इंक नहीं निकलती तब जाकर नई रिफिल लगाता हूँ। मैं अपने सारे इमोशंस दिल के सबसे गहरे हिस्से में दबा देता हूँ। हर तरह का एंटरटेनमेंट छोड़ देता हूँ। ब्रेक के दौरान बाकी स्टूडेंट्स मूवीज की बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, वीकेंड पर इंटरनेट कैफे जाने हैं के प्लान्स बनाते हैं, जबकि मैं डेस्क पर सिर झुकाए बैठा रहता हूँ। कानों में पुराना MP3 प्लेयर लगा होता है जो मैंने सेकंड हैंड मार्केट से खरीदा था। उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश लिसनिंग ऑडियोज भरे हुए थे। मैं लिन वैन से एक शब्द भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा नहीं था कि मैं बात नहीं करना चाहता था, असल में मैं डरता था। मुझे लगता था कि मेरी गरीबी उसकी खूबसूरती के सामने बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मुझे डर था कि अगर मैंने एक शब्द ज्यादा बोल दिया तो मेरी कमजोरी, मेरी गरीबी और मेरी बदहाली उसके सामने खुल जाएगी। मुझे डर था कि उसे पता चल जाएगा कि मैं एक ढंग का रेफरेंस बुक तक नहीं खरीद सकता। उसे यह भी पता चल जाएगा कि हर रात सेल्फ स्टडी खत्म होने के बाद मैं स्कूल गेट के पीछे पड़े कूड़ेदान के पास जाकर प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करता हूँ ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं, जिस पर मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगा देता हूँ। मैं खुद को एग्जाम पेपर्स के समंदर में डुबो देता हूँ और मार्क्स के जरिए अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करता हूँ। 12वीं क्लास के दूसरे सेमेस्टर की मॉक एग्जाम में मैं पूरे ग्रेड में तीसरे स्थान पर आता हूँ, जिस पर क्लास टीचर ली जियांगो मुझे ऑफिस में बुलाते हैं। वो दरवाजा बंद करते हैं, अपनी चेयर पर बैठते हैं और फिर मेरी तरफ देखते हैं। चेन्यू, इस बार तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। जिस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो आगे कहते हैं, मैं तुमसे कुछ सच बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे परिवार की हालत मुझे अच्छी तरह पता है। तुम्हारे पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते हैं, तुम्हारी माँ मार्केट में काम करती है, तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत भी हमेशा खराब रहती है। मान लो तुम गौकाओ में अच्छा स्कोर भी कर लेते हो तो यूनिवर्सिटी की फीस और लिविंग एक्सपेंसेस का क्या होगा? क्या तुम्हारा परिवार इतना खर्च उठा पाएगा? मेरी सलाह है कि तुम अपने प्रोविंस की किसी टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वहां फीस कम है।
स्कॉलरशिप भी मिलती है। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें अपने ही जिले में टीचिंग जॉब मिल जाएगी। जिंदगी में प्रैक्टिकल बनो। 985 और 211 प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज के पीछे भागने का क्या फायदा? मान लो एडमिशन मिल भी गया तो पढ़ाई के पैसे कहाँ से लाओगे? मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। न ये कहता हूँ कि मैं एडमिशन निकाल सकता हूँ, न ये कहता हूँ कि मैं फीस का इंतजाम कर लूंगा। मैं कुछ भी नहीं कहता, बस 3 सेकंड तक वहीं खड़ा रहता हूँ और फिर मुड़कर ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ। कॉरिडोर पूरी तरह शांत था। दोपहर की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी और फर्श पर चमकती हुई लकीरें बना रही थीं। मैं सीढ़ियों के पास जाकर बैठ जाता हूँ, अपना चेहरा घुटनों के बीच छिपा लेता हूँ। मैं रोता नहीं हूँ, बस बहुत देर तक उसी तरह बैठा रहता हूँ। उस रात जब मैं घर पहुंचता हूँ तो माँ आंगन में बैठकर सब्जियां धो रही होती है। ठंडा पानी उनके हाथों को लाल कर चुका था। उंगलियों की त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी। वहीं पिता दरवाजे के पास बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं, लेकिन वह खरीदी हुई सिगरेट नहीं थी। लोग जो बचे हुए सिगरेट फिल्टर्स फेंक देते थे, पिता उन्हें उठाकर लाते थे, फिर उनमें से टबैको निकालकर कागज में लपेटकर दोबारा पीते थे। मेरी छोटी बहन कमरे के अंदर बैठकर होमवर्क कर रही होती है। बीच बीच में उसे खांसी आती है, उसकी सांसों से सीटी जैसी आवाज निकलती रहती है। माँ मुझे देखकर पूछती है, बेटा आ गया, कुछ खाया या नहीं? रसोई में पोरेज रखा है, जिस पर मैं अचानक कहता हूँ, माँ मैं शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। माँ एक पल के लिए रुक जाती है, जिसके बाद वह तुरंत कहती है, तो एडमिशन ले लेना बेटा, अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें पढ़ाने के लिए हम अपनी सारी संपत्ति भी बेच देंगे। यह सुनकर पिता भी धीरे से कहते हैं, कल मैं तुम्हारे दूसरे चाचा के घर जाऊंगा, देखता हूँ कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं या नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद मैं अपने कमरे में लौट आता हूँ। डेस्क लैंप जलाता हूँ, फिजिक्स का पेपर खोलता हूँ। मेरी स्टडी टेबल के कोने पर एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। उस पर मेरे अपने हाथों से लिखा हुआ एक लक्ष्य था। लिखावट भले ही टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उसके अंदर पूरा जुनून भरा हुआ था। 628 पॉइंट्स, शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी। यह पिछले साल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का कट ऑफ स्कोर था। मैंने उसी नंबर को लिखकर अपनी टेबल के सामने चिपका दिया था, ताकि हर बार सिर उठाने पर मेरी नजर उसी पर पड़े और फिर मैं दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने लगता हूँ। दिन, हफ्ते और महीने एक सीधी लाइन की तरह गुजरते जाते हैं। बस घर और क्लासरूम के बीच की दूरी ही मेरी दुनिया बन जाती है। मेरी नींद घटकर सिर्फ 4 घंटे रह जाती है। खाना 5 मिनट में खत्म होने लगता है। गौकाओ से एक हफ्ता पहले स्कूल सेल्फ स्टडी के लिए छुट्टी दे देता है, जिस पर मैं खुद को घर के अंदर बंद कर लेता हूँ। वही पुराना मकान जो गर्मियों में भट्टी जैसा और सर्दियों में बर्फ जैसा लगता था। मेरी टेबल पर बुक्स और टेस्ट पेपर्स का ढेर लगा रहता है। माँ मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करती। वो सिर्फ खाना दरवाजे के बाहर रखती है, हल्का सा नॉक करती है और फिर वापस चली जाती है। यहाँ तक कि जब मेरी बहन को खांसी आती है तब भी वो मुंह दबाकर आंगन में चली जाती है, ताकि मेरी पढ़ाई में रुकावट ना आए। और फिर गौकाओ के वे 2 दिन आ जाते हैं। उस साल मौसम बेहद उमस भरा था। पूरा शहर जैसे भाप से भरे बर्तन की तरह लग रहा था। मैं एग्जाम हॉल में बैठा था। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। मैं लगातार पेन को कसकर पकड़े हुए था। पहले दिन ऐसे का टॉपिक था रिकॉर्ड, जिस पर मैंने एक ऐसे लड़के की कहानी लिखी जो कीचड़ से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। ऐसे के बीच में लिखते लिखते मुझे फिर वही कैंटीन याद आ जाता है। वही धूप, वही स्वीट एंड सावर रिब्स, वही दोपहर जिस पर मेरा पेन कुछ पल के लिए रुक जाता है और आंसर शीट पर इंक का एक छोटा सा धब्बा बन जाता है। फिर आखिरकार आखिरी सब्जेक्ट की बेल बजती है और गौकाओ खत्म हो जाता है। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते वक्त मैं न तो खुशी से चिल्लाता हूँ और न ही राहत महसूस करता हूँ। मैं बस अपनी पॉकेट में रखे एडमिट कार्ड को कसकर पकड़ता हूँ, फिर आसमान की तरफ देखता हूँ और बिना कुछ कहे भीड़ के बीच से निकलकर अकेला घर की तरफ चल पड़ता हूँ। रिजल्ट वाले दिन मैं पड़ोसी के घर का कंप्यूटर उधार लेता हूँ। नेटवर्क बहुत खराब था। कई बार वेबसाइट रिफ्रेश करने के बाद भी रिजल्ट पेज नहीं खुलता। मैं आंगन में बैठा हुआ कांपते हाथों से अपना रोल नंबर दर्ज करता हूँ। स्क्रीन पर लोडिंग सर्कल घूमता रहता है। करीब 10 सेकंड बाद रिजल्ट सामने आता है, 628 पॉइंट्स। मैं उस नंबर को बहुत देर तक देखता रह जाता हूँ, फिर अचानक आंगन के बीचों बीच बैठ जाता हूँ और आधे घंटे तक लगातार रोता रहता हूँ। यह कोई जोर जोर से रोना नहीं था, यह उन सारी भावनाओं का विस्फोट था जिन्हें मैंने सालों तक अपने अंदर दबाकर रखा था। मेरे कंधे लगातार कांप रहे थे, गले से टूटी हुई आवाजें निकल रही थीं। बड़े बड़े आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे। माँ घर से भागकर बाहर आती है। वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद मैं फेल हो गया हूँ, जिस पर मैं फोन उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। माँ काफी देर तक स्क्रीन को देखती रहती है और फिर वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। पिता दरवाजे पर खड़े रहते हैं। वो पास नहीं आते, बस चुपचाप मुड़ जाते हैं, लेकिन उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर घर पहुंचता है। जिस दिन वह लेटर आता है, पूरा छोटा सा जिला जैसे हिल जाता है। पिछले कई सालों में मैं अपने जिले के हाई स्कूल का पहला स्टूडेंट था, जिसे उस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, जिस पर क्लास टीचर ली जियांगो पूरी क्लास के सामने एडमिशन लेटर उठाकर दिखाते हैं। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। फिर वह सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, तुम सबको चैन यू से सीखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना क्या होता है, यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं अपनी सीट पर बैठा उनकी मुस्कान देखता रहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता था कि अब भी हमारे परिवार के पास
पूरी यूनिवर्सिटी फीस जमा करने लायक पैसे नहीं थे, जिस पर विलेज कमेटी ने हमारी मदद के लिए आगे आना शुरू किया था। जिसके बाद मैंने स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई किया। वहीं विलेज कमेटी ने गांव वालों से चंदा इकट्ठा करने में भी मदद की। माँ ने अपनी 2 मुर्गियां बेच दी, जिन्हें उसने आधे साल से ज्यादा समय तक पाला था। आंगन में लगा वह सेब का पेड़, जिसे पिता ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक संभाला था, उसे भी काट कर बढ़ई को बेच दिया गया। इस तरह इधर उधर से पैसे जुटाते जुटाते आखिरकार पहले सेमेस्टर की फीस और सफर का खर्च निकल ही आया। जिस दिन मैं घर से निकलने वाला था, माँ ने मेरे पुराने कपड़े के बैग में 20 उबले हुए अंडे रख दिए, फिर एक जार अचार का और कुछ सूखे मंतौ भी उसमें डाल दिए। पिता मुझे छोड़ने नहीं आए। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम है, इसलिए सुबह सुबह ही निकल गए। लेकिन मैं जानता था कि बात ऐसी नहीं थी। वो मुझे विदा करना चाहते थे, लेकिन उनसे बिछड़ना शायद सहन नहीं होता। मेरी छोटी बहन मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है, जिस पर उसकी सांस इतनी तेज हो जाती है कि उसे एस्मा अटैक आने वाला था। माँ तुरंत उसे अलग खींच लेती है। मैं अपने साधारण से सामान को कंधे पर टांगता हूँ, जेब में कुछ 100 युआन लेकर लॉन्ग डिस्टेंस बस में बैठ जाता हूँ, जो शंघाई की तरफ जा रही थी। वहां पहुंचकर मैं ट्रेन बदलता हूँ। 23 घंटे का सफर पुरानी ग्रीन ट्रेन की हार्ड सीट पर बैठकर। डिब्बे के अंदर बहुत भीड़ थी, हवा भारी और घुटन भरी थी। चारों तरफ इंस्टेंट नूडल्स, पसीने और सिगरेट की मिली जुली गंध फैली हुई थी। मैं खिड़की के सहारे सिर टिकाकर बाहर देखता रहता हूँ। खेत, गांव, छोटे छोटे मकान, दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। जिस पर ट्रेन आगे बढ़ती रहती है और मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता रहता है, चान्यू, तुझे हर हाल में सफल होना है। किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि 12वीं क्लास में उस लड़की ने तेरी ट्रे में 2 स्वीट एंड्स और रिब्स रखी थीं, उसकी उस सच्ची काइंडनेस की वजह से, ताकि एक दिन तू उसके सामने सिर उठाकर खड़ा हो सके, ताकि तुझे फिर कभी नजरें झुकानी न पड़े, ताकि तू खुद को उससे कम न समझे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जानबूझकर अपनी यूथ की सारी यादों को दिल के सबसे गहरे कोने में बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद भी मैंने लिन वान से कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया। मुझे पता था कि उसका एडमिशन ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी से सिर्फ कुछ मेट्रो स्टेशनों की दूरी पर थी। कई बार होम टाउन स्टूडेंट्स की गैदरिंग में उसका नाम सुनाई देता था, जिस पर मैं चुपचाप ग्लास उठाकर ड्रिंक करता था। मेरी उंगलियां ग्लास को कसकर पकड़ लेती थीं, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आता था। मैंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं था कि मैं उसे भूल गया था। असल में मैं अभी भी डरता था। मैं अपनी हालत अच्छी तरह जानता था। मैं सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट था, फीस लोन से भर रहा था, लिविंग एक्सपेंसेस पार्ट टाइम जॉब से चला रहा था, यहाँ तक कि मैं उसे एक ढंग का खाना भी नहीं खिला सकता था। जिस पर मैंने खुद से कहा, अगर वह मुझे फिर से इस हालत में देखेगी तो उससे अच्छा है कि मैं उसका सामना ही न करूं। मैं इंतजार करूंगा, उस दिन का इंतजार, जब मैं सच में अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, जब मेरे पास उसके बराबर खड़े होने की योग्यता होगी, तब मैं उसे ढूंढूंगा। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में मैंने कभी चैन की नींद नहीं सोई। दिन में क्लासेस, रात में पार्ट टाइम जॉब्स, मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होकर फ्लायर्स बांटना, लाल, नीले, पीले और हरे रंग के एडवर्टाइजमेंट पेपर्स लोगों के हाथ में देना। कई लोग मुझे धक्का देकर आगे बढ़ जाते थे, कई लोग मेरी तरफ देखते तक नहीं थे, और कई लोग फ्लायर लेकर मेरे सामने ही डस्टबिन में फेंक देते थे, जिस पर मैं फिर भी अगला फ्लायर उठाकर किसी और को दे देता था। मैं एक पुरानी बाइसिकल पर ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वह साइकिल मैंने एक सीनियर स्टूडेंट से खरीदी थी। पूरे शंघाई का आधा हिस्सा पार करके मैं अमीर परिवारों के बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने जाता था। उनके घर का लिविंग रूम मेरे पूरे कमरे से बड़ा होता था। ऊपर क्रिस्टल चैंडेलियर चमकता रहता था। बच्चे की माँ आराम से बैठकर एप्पल काटती रहती थी। एप्पल काटकर खुद खा लेती थी, लेकिन मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। इसके बाद मैं लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस में भी काम करता था। रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक भारी भारी बॉक्सेस कंधों पर उठाता था। उनका वजन मेरी हड्डियों तक को चटका देता था। सुबह होने तक मेरा पूरा शरीर भीग जाता था। समझ ही नहीं आता था कि यह पसीना है या रात की नमी। फिर बाद में मैंने कोडिंग सीखनी शुरू कर दी। छोटी कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स लेने लगा। सॉफ्टवेयर डेवलप करता था। हॉस्टल का इंटरनेट रात 11 बजे बंद हो जाता था, जिस पर मैं लैपटॉप लेकर यूनिवर्सिटी गेट के बाहर बने 24 आवर कन्वीनियंस स्टोर में चला जाता था। वहां सबसे सस्ती मिनरल वाटर खरीदता था और विंडो के पास रखी ऊंची चेयर पर बैठकर स्टोर का वाईफाई इस्तेमाल करता था। फिर पूरी रात कोडिंग करता रहता था। स्टोर में काम करने वाली पोनीटेल वाली एक लड़की थी। नाइट शिफ्ट के दौरान वह चुपके से मुझे एक पेपर कप दे देती थी, ताकि मैं उसमें हॉट वाटर भरकर पी सकूं। मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, न कभी किसी से प्यार किया। मेरे दिल में सिर्फ 2 शब्द थे, सक्सेस। जब बाकी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, क्लब्स ज्वाइन कर रहे थे, रिलेशनशिप में जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज कर रहे थे, तब मैं इस कॉन्क्रीट जंगल में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरे लोग अपनी यूथ खुलकर जी रहे थे और मैं लाइब्रेरी और पार्ट टाइम जॉब के बीच भागता फिर रहा था। हर मिनट को पैसे में बदलने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों में सिर्फ फ्यूचर था, मेरे दिल में सिर्फ एक रास्ता था, और उस रास्ते के आखिर में लिन वान की मुस्कान। मैं जानता था कि सिर्फ तब जब मैं काफी मजबूत बन जाऊंगा, तब मैं उस काइंडनेस के लायक बन पाऊंगा जो उसने मुझे 12वीं क्लास में दी थी। तभी मैं उसे एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य दे सकूंगा। यूनिवर्सिटी के चौथे साल की सर्दियों में
शंघाई में एक दुर्लभ स्नोफॉल हुई। उस रात मैं कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ा था, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में गिरती हुई बर्फ को देख रहा था। बर्फ जमीन पर गिरते ही पानी बनकर पिघल जाती थी। मेरे हाथ में अभी अभी मिले प्रोजेक्ट पेमेंट के 3,000 युआन थे और पहली बार मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस 10,000 युआन से ऊपर पहुंचा था। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, ठंडी बर्फ मेरे चेहरे पर गिरती रहती है, जिस पर मैं धीरे से हवा में 2 शब्द कहता हूँ, वेट फॉर मी। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के साल मैंने कई बड़ी कंपनीज के जॉब ऑफर्स ठुकरा दिए। ऐसा नहीं था कि मैं वहां काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि वह रास्ता मेरे लिए नहीं था। बड़ी कंपनीज स्टेबिलिटी देती हैं, फिक्स्ड सैलरी देती हैं, प्रमोशन पाथ देती हैं, ईयर एंड बोनस और बेनिफिट्स देती हैं, लेकिन वह इंसान को एक छोटा गियर भी बना देती हैं। और मैं सिर्फ एक गियर बनकर नहीं रहना चाहता था। मैं ऐसा भविष्य चाहता था जहां मैं लिन वैन को कभी झुककर जीने के लिए मजबूर न होने दूं। इसलिए मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली, पार्ट टाइम जॉब्स और फ्रीलांस प्रोजेक्ट से जो कुछ भी जमा किया था सब लगा दिया। फिर टेक्नोलॉजी फोरम पर मिले कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी रजिस्टर कर ली। कंपनी कहना भी शायद बड़ी बात थी, असल में वह शंघाई के बाहरी इलाके की एक पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का बेसमेंट था, सिर्फ 10-12 स्क्वायर मीटर का। गर्मियों में वह भट्टी बन जाता था, एयर कंडीशनर नहीं था, सिर्फ सेकंड हैंड मार्केट से खरीदा हुआ एक पुराना फैन था जो लगातार घर घर की आवाज करता रहता था और गर्म हवा फेंकता रहता था। सर्दियों में वहां हड्डियां जम जाती थीं। हीटिंग सिस्टम सालों पहले खराब हो चुका था, जिसे किसी ने ठीक नहीं कराया था। हम सब मोटे मिलिट्री जैकेट्स पहनकर कंप्यूटर्स के सामने बैठे रहते थे। ठंड से उंगलियां अकड़ जाती थीं। कुछ देर टाइपिंग करते, फिर हाथ रगड़ते और दोबारा टाइपिंग शुरू कर देते। हमारा खाना इंस्टेंट नूडल्स और मंतो था, वो भी सबसे सस्ते वाले, कुछ सेंट्स की नूडल्स। एक कप में सीजनिंग डालो, ऊपर से हॉट वाटर डालो और खाना तैयार। मंतो भी 5 सेंट्स का मिलता था। 2 दिन बाद वह पत्थर जितना सख्त हो जाता था, जिस पर हम उसे तोड़कर नूडल्स में भिगोते थे और किसी तरह पेट भर लेते थे। हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सो पाता था। स्क्रिप्ट लिखना, प्लान रिवाइज करना, छोटे मोटे काम निपटाना और पार्टनरशिप की बातें करना, यही मेरी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। फिर पहली बार ऐसा मौका आता है जब मैं किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए नेगोशिएशन करने जाता हूँ। उस दिन मैंने वही शर्ट पहनी थी जो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में खरीदी थी, जिसकी स्लीव का बटन भी टूट चुका था, जिस पर मैंने उसे स्टेपल पिन से किसी तरह फिक्स किया हुआ था। क्लाइंट एक छोटी सी बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी होती है, जिसके मालिक मिस्टर चू 40 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं। उनकी गर्दन में एक मोटी गोल्ड चेन लटक रही होती है और वो लेदर चेयर पर आराम से पैर चढ़ाकर बैठे होते हैं। फिर वो मेरे द्वारा दिया गया प्रपोजल उठाकर देखते हैं और कुछ पल बाद उसे वापस टेबल पर फेंक देते हैं, जिस पर वो कहते हैं, बस इतना ही है। तुम्हारे जैसे नए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मैं बहुत देख चुका हूँ। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन काम का रिजल्ट कचरे से भी बदतर निकलता है। यह सुनकर मैं उनकी डेस्क के सामने खड़ा रहता हूँ, जबकि मेरे हाथ बगल में कसकर भींचे हुए होते हैं। फिर मैं कहता हूँ, मिस्टर चू, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मैं आपके लिए पहला वर्जन बिल्कुल फ्री में बनाऊंगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर चू कुछ सेकंड तक मुझे घूरते रहते हैं, फिर हल्की सी हंसी छोड़कर हाथ हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, कोशिश कर लो, वैसे भी मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसके बाद मैं झुककर उन्हें सल्यूट करता हूँ और ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन हॉलवे में पहुंचते ही मेरे दांत गुस्से से भींच जाते हैं। उस प्रोजेक्ट के लिए मैं लगातार 3 रातें बिना सोए काम करता रहा। प्रपोजल को 7 बार रिवाइज किया गया और हर वर्जन को शुरू से तोड़कर दोबारा बनाया गया। फिर चौथे दिन की सुबह मैं फाइनल प्रपोजल भेज देता हूं और कंप्यूटर के सामने ही सिर झुकाकर सो जाता हूं। लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद फोन की रिंगटोन मुझे जगा देती है, जिस पर मिस्टर चू का एक मैसेज आता है। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, अप्रूव्ड, गुड। जब पहली पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होती है, तब हम सब बेसमेंट में बैठकर बैंक बैलेंस को देखते रहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। पूरे 8,000 युआन मिले थे, जिनमें से रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और इक्विपमेंट इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद हमारे पास 3,000 युआन भी नहीं बचते। लेकिन फिर भी ये पहली बार होता है जब हम अपनी मेहनत और अपनी कैपेबिलिटी के दम पर पैसा कमाते हैं। सबसे मुश्किल समय कंपनी शुरू होने के 8वें महीने में आता है। उस दौरान हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। क्लाइंट पहले ही 30% एडवांस डिपॉजिट दे चुका होता है, जबकि बाकी 70% पेमेंट प्रोजेक्ट डिलीवरी और एक्सेप्टेंस के बाद मिलने वाली होती है, जिस पर हम सब बिना दिन रात की परवाह किए लगातार 2 महीने तक काम करते रहते हैं और आखिरकार सिस्टम तैयार हो जाता है, टेस्टिंग भी पास हो जाती है और प्रोजेक्ट हैंडओवर के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी झांगली मुझसे मिलने आता है। जेंगली हमारी टीम का टेक्निकल पार्टनर होता है। कोर सोर्स कोड का आधा हिस्सा उसी ने लिखा था। हम दोनों की मुलाकात एक टेक्नोलॉजी फोरम पर हुई थी। फिर बातें मिलने लगीं और वह हानगाजो की नौकरी छोड़कर शंघाई मेरे साथ स्टार्टअप शुरू करने आ गया था, इसलिए मैं हमेशा उसे अपना भाई मानता था। उस रात वह मुझे बेसमेंट के बाहर वाली स्टेयरवे में बुलाता है और एक सिगरेट मेरी तरफ बढ़ा देता है। फिर वह कहता है, चेन्यू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं सिगरेट तो ले लेता हूँ, लेकिन उसे जलाता नहीं, जबकि झांगली खुद सिगरेट सुलगाकर एक लंबा कश खींचता है, जिसका धुआं सड़क की लाइट के नीचे धीरे धीरे फैलता रहता है। फिर वह कहता है, मिंगशांग कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया है। वो चाहते हैं कि मैं कोर सोर्स कोड लेकर उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूं। सैलरी इतनी होगी, जिस पर वह एक बड़ा अमाउंट दिखाता है, और साथ में 5% स्टॉक ऑप्शन भी मिलेगा।
मैं सिर्फ उसे देखता रहता हूँ लेकिन कुछ नहीं कहता। मिनशांग हमारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी होती है जो हमसे 2 साल पहले एस्टैब्लिश हुई थी। उन्हें इन्वेस्टमेंट भी मिल चुका था और शंघाई के इंटरनेट इंडस्ट्री में उनका अच्छा नाम था, और साफ बात थी कि वो झांग ली को हायर करके हमारा कोर सोर्स कोड हासिल करना चाहते थे ताकि हमारी ये छोटी सी कंपनी जो अभी अभी ग्रो करना शुरू हुई थी तुरंत खत्म हो जाए। जिस पर मैं झांग ली से पूछता हूँ, तो तुम क्या सोच रहे हो? वह सिगरेट की राख झाड़ते हुए नीचे देखता है। चेन्यू, हमें एक दूसरे को जानते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। मैं तुम्हें भाई मानता हूँ, लेकिन भाई अपनी जगह है और जिंदगी अपनी जगह। मेरे पेरेंट्स अभी भी होम लोन के कर्ज में दबे हुए हैं। मुझे खुद भी फ्यूचर में फैमिली बनानी है। मिनशांग जो ऑफर दे रही है उसे मैं मना नहीं कर सकता। वह कुछ पल रुकता है। और सच कहूं तो ये प्रोजेक्ट हैंडओवर होने के बाद हमारी कंपनी कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। अगला ऑर्डर मिलेगा भी या नहीं यह भी नहीं पता। ऐसे में यहाँ समय बर्बाद करने से क्या फायदा? ये सुनकर मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। तुम कब जा रहे हो? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह जवाब देता है, अगले हफ्ते। और सोर्स कोड का क्या होगा? जिस पर वह कोई जवाब नहीं देता। फिर मैं मुड़कर बेसमेंट की उस छोटी सी खिड़की को देखता हूँ जिसके अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही होती है। अंदर बाकी 2 पार्टनर्स अभी भी कोडिंग में लगे हुए होते हैं। कीबोर्ड की लगातार चलती आवाज और कूलिंग फैन की गूंज आपस में मिल रही होती है। फिर मैं कहता हूँ, जेंगली, ये सच है कि सोर्स कोड तुमने लिखा है, लेकिन सिस्टम आर्किटेक्चर मैंने बनाया था, कोर लॉजिक मैंने डिजाइन किया था, हर इंटरफेस, हर मॉड्यूल कनेक्शन और पूरा फ्रेमवर्क मेरे डिसीजन पर बना है। तुम सोर्स कोड लेकर जा सकते हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मिंगशेंग जाने के बाद अगले 3 महीने तक तुम एक भी ढंग की नई लाइन कोड नहीं लिख पाओगे। यह सुनकर झांगली का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। पूरे आर्किटेक्चर का असली डिजाइन सिर्फ मेरे दिमाग में मौजूद था। मेरे बिना वह सोर्स कोड सिर्फ लेगो ब्लॉक्स का ढेर था, जिसे कॉपी तो किया जा सकता था लेकिन सही तरीके से मॉडिफाई या एक्सपैंड नहीं किया जा सकता था, और कुछ समय बाद वह आउटडेटेड भी हो जाता। जिस पर झांगली पूछता है, तो तुम चाहते क्या हो? मैं सीधा जवाब देता हूँ, सोर्स कोड छोड़ दो। तुम जाना चाहते हो, जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। वह मेरी तरफ घूरता रहता है, जबकि उसकी उंगलियों के बीच फंसी सिगरेट काफी लंबी जल चुकी होती है और वह राख झाड़ना भी भूल चुका होता है। फिर वह पूछता है, अगर मैं सोर्स कोड छोड़कर न जाऊं तो? लेकिन मैं उस सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि जेब से फोन निकालकर एक रिकॉर्डिंग चला देता हूँ। उस रिकॉर्डिंग में 3 हफ्ते पहले हुई मीटिंग की आवाज रिकॉर्ड होती है, जहां जांगले ने खुद सजेशन दिया था कि कोर सोर्स कोड को अपने पर्सनल सर्वर पर बैकअप रखना चाहिए। उसने वजह सिक्योरिटी बताई थी। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन चुपचाप रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। रिकॉर्डिंग सुनते ही जांगले का चेहरा सफेद पड़ जाता है, जिस पर वह कहता है, तुम पहले से मुझसे सावधान थे। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, मैं तुमसे सावधान नहीं था। मैं सिर्फ हमेशा अपने लिए एक बैकअप प्लान रखता हूँ, क्योंकि स्कूल कैफेटेरिया के उस कोने में बैठकर सादा खाना खाते हुए मैंने एक बात सीख ली थी, इस दुनिया में सबसे भरोसेमंद इंसान सिर्फ खुद इंसान होता है। इसके बाद झांगली चला जाता है। अगली सुबह वह अपना सामान समेटता है और बेसमेंट छोड़कर निकल जाता है, बिना किसी से गुड बाय कहे। जब बाकी 2 पार्टनर्स को यह बात पता चलती है तो वे काफी देर तक चुप रहते हैं। फिर उनमें से एक उठकर किचन में जाता है और हम सबके लिए इंस्टेंट नूडल्स बना लाता है, जिस पर वह सिर्फ इतना कहता है, खाओ। फिर वापस काम करते हैं। वह नूडल्स का बोल मेरी जिंदगी का सबसे नमकीन बोल बन जाता है। पता नहीं उसमें सीजनिंग ज्यादा थी या फिर मेरे आंसू उसमें गिर चुके थे। उस रात मैं अकेला बेसमेंट से बाहर निकलता हूँ, पुरानी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाता हूँ। स्टेयरवे का सेंसर लाइट काफी पहले खराब हो चुका था, इसलिए चारों तरफ घुप अंधेरा होता है। सिर्फ फोन स्क्रीन की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही होती है। फिर मैं तेजी से रूफटॉप तक पहुंचता हूँ, जंग लगी आयरन डोर को धक्का देकर खोलता हूँ और छत पर कदम रखता हूँ। मेरे सामने शंघाई की चमकती हुई रात फैली हुई होती है, जिसकी रोशनी आंखों को चकाचौंध कर देती है। दूर सामने लुजियाजुई की ऊंची ऊंची स्काई स्क्रेपर्स खड़ी दिखाई दे रही होती हैं। उनकी अनगिनत लाइट्स एक दूसरे से सटी हुई चमक रही होती हैं, मानो किसी ने पूरी मिल्की वे को आसमान से उतारकर हुआंगपू रिवर के किनारे सजा दिया हो। ओरिएंटल पर्ल टावर की छोटी रात के अंधेरे में चमक रही होती है, जबकि शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर बादलों के बीच कभी दिखता है, कभी छिप जाता है। चारों तरफ ऊंची इमारतें और जगमगाती रोशनियां फैली हुई होती हैं। पूरा शहर एक विशाल मशीन की तरह लगता है, जो कभी रुकता ही नहीं, जो हर दिन अनगिनत लोगों के सपनों और निराशाओं को पीसता और फिर से गढ़ता रहता है। लेकिन उस पूरे शहर में एक भी लाइट ऐसी नहीं होती जो मेरे लिए जल रही हो। मैं रूफटॉप पर खड़ा रहता हूँ। तेज हवा मेरी शर्ट को जोर जोर से फड़फड़ाती रहती है। फिर मैं अपना फोन निकालता हूँ और एक फोटो खोलता हूँ। वह क्लास 12 ग्रेजुएशन फोटो की कॉपी होती है, जिसकी क्वालिटी धुंधली हो चुकी होती है। उस फोटो में लिन यूएन दूसरी रो में बाएं से चौथे स्थान पर खड़ी होती है। उसने नीले और सफेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है। वह कैमरा की तरफ मुस्कुरा रही होती है और उसके गालों के डिंपल्स हल्के हल्के दिखाई दे रहे होते हैं। उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी साफ नजर आती है। मैं उस फोटो को काफी देर तक देखता रहता हूँ, फिर धीमी आवाज में खाली हवा से बात करता हूँ। लिन यूएन, आज मैं लगभग टूट ही गया था। एक ऐसा इंसान
जिसे मैं भाई मानता था, उसने मुझे धोखा दे दिया। वह मेरे दिल और मेहनत का आधा हिस्सा अपने साथ लेकर चला गया। कंपनी के अकाउंट में सिर्फ अगले महीने तक चलने लायक पैसे बचे हैं। मुझे नहीं पता कि यह प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद हमें कोई नया ऑर्डर मिलेगा भी या नहीं। मैं कुछ पल के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जिस पर मेरी नजर दूर खड़े ओरिएंटल पर्ल टावर पर टिक जाती है, जिसकी रोशनी रात में कभी चमकती है तो कभी धुंधली पड़ जाती है। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, तुम जानती हो, इन सालों में हर दिन मैं यही सोचता रहा हूं कि जिस दिन मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, जिस दिन मैं तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक बन जाऊंगा, उस दिन मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मैं तुम्हें सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा, तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत कपड़े खरीदूंगा, तुम्हें दुनिया की हर वो जगह दिखाऊंगा जिसे तुम देखना चाहती हो, ताकि तुम्हें फिर कभी किसी बात का दुख न सहना पड़े, ताकि तुम्हें फिर कभी किसी और की सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए अपनी फीलिंग्स दबानी न पड़े। क्योंकि जिस गरीब लड़के को तुमने कभी प्रोटेक्ट किया था, वह अब मजबूत बन जाएगा, इतना मजबूत कि वह तुम्हारी रक्षा कर सके। रूटॉप पर हवा लगातार चीखती रहती है। इसके बाद मैं फोन वापस जेब में रखता हूँ और अंधेरी सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट की तरफ लौट जाता हूँ। जब मैं दरवाजा खोलकर अंदर आता हूँ, तब दो पार्टनर्स अभी भी कोडिंग में लगे होते हैं। फैन लगातार घूम रहा होता है। इंस्टेंट नूडल्स का कप पूरी तरह फूल चुका होता है। मैं अपनी सीट पर बैठता हूँ, कंप्यूटर चालू करता हूँ और फिर से काम में लग जाता हूँ। उस साल हमारी कंपनी लगभग 3 बार खत्म होने वाली थी। पहली बार तब जब झांग ली के जाने के बाद मिनशांग ने उससे मिली जानकारी का फायदा उठाया। प्रोडक्ट डिलीवरी से सिर्फ 1 हफ्ता पहले उन्होंने हमारा मिलता जुलता प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और मार्केट का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। जिस पर क्लाइंट गुस्से में फोन करता है, उसकी आवाज में सिर्फ नाराजगी और निराशा सुनाई देती है। यह सुनते ही मैं उसी रात फ्लाइट पकड़कर वहां पहुंच जाता हूं। क्लाइंट की मीटिंग रूम में बैठकर कंप्यूटर खोलता हूं और कोड की हर डिटेल समझाता हूं। मैं उन्हें आर्किटेक्चर का फर्क दिखाता हूं और साबित करता हूं कि हमारा सिस्टम मिनशांग से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्केलेबल है। काफी देर बाद क्लाइंट आखिरकार सिर हिलाकर कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी बार संकट तब आता है जब कैश फ्लो टूट जाता है। प्रोजेक्ट की पेमेंट साइकिल उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी हो जाती है। कंपनी अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है। सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचते, जिस पर मैं अपनी 4 साल की पूरी सेविंग्स निकालकर कंपनी में लगा देता हूँ। क्रेडिट कार्ड भी पूरी तरह इस्तेमाल कर लेता हूँ। जितने लोगों से उधार मिल सकता था, सबसे पैसे मांगता हूँ। सबसे बुरा समय वह होता है जब मेरी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के बचे होते हैं। इंस्टेंट नूडल्स खरीदने तक के पैसे नहीं होते। मैं बेसमेंट के बाहर सीढ़ियों पर बैठा रहता हूँ। डिलीवरी राइडर्स को आते जाते देखता रहता हूँ और भूख इतनी बढ़ जाती है कि पेट दर्द करने लगता है। तीसरी बार संकट टेक्निकल ब्रेक थ्रू के दौरान आता है। हमें एक बड़ी कंपनी का सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलता है। उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसकी टेक्निकल डिफिकल्टी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकलती है। जिस पर पूरी टीम लगातार 40 दिनों तक ऑफिस में ही रहती है। वर्क स्टेशन के पास ही फोल्डिंग बेड्स लगा दिए जाते हैं। जब कोई ज्यादा थक जाता है तो वहीं 3 या 4 घंटे सो जाता है और उठते ही फिर से काम में लग जाता है। उन 40 दिनों में मेरा वजन 7.5 किलो कम हो जाता है। आंखें अंदर धंस जाती हैं, चेहरे पर दाढ़ी बेतरतीब उगाती है। लेकिन प्रोजेक्ट डिलीवरी वाले दिन सिस्टम बिना किसी एरर के स्मूथली रन करता है। जिस पर क्लाइंट साइड के टेक्निकल डायरेक्टर खड़े होते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, तुम लोग सबसे भरोसेमंद टीम हो जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। उसके बाद हमारी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। मेरी जिद, हमारी टेक्नोलॉजी और मार्केट की सही अंडरस्टैंडिंग हमें आगे बढ़ाती रहती है। कुछ लोगों की टीम दर्जनों लोगों में बदल जाती है, फिर दर्जनों से सैकड़ों लोग हो जाते हैं और आखिरकार वह अंधेरा बेसमेंट छोड़कर हम टेक्नोलॉजी पार्क के एक मॉडर्न ऑफिस में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने वाले दिन मैं उस पुराने बेसमेंट में आखिरी बार खड़ा रहता हूँ। चारों तरफ नजर घुमाता हूँ। कोने में इंस्टेंट नूडल्स के खाली कार्टन्स अब भी पड़े होते हैं। पुराना स्टैंडिंग फैन एक तरफ झुका हुआ होता है, जैसे हमें गुड बाय कह रहा हो। मैं चाबी टेबल पर रखता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ और इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखता। बैंक ऑफ तेसी के किनारे से लेकर पहली इन्वेस्टमेंट मिलने तक का सफर आसान नहीं था। मेरी पहली इन्वेस्टर मैडम फेंग होती हैं। 40 साल से ज्यादा उम्र की एक महिला, जिनके बालों में हल्की सफेदी आ चुकी होती है और जिनकी आंखें बेहद तेज होती हैं। उन्होंने मेरी फंडरेजिंग प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, चान्यू, तुम्हारी एंटरप्रेन्योरशिप की असली मोटिवेशन क्या है? मैं कुछ सेकंड तक चुप रहता हूँ, फिर सिर्फ इतना कहता हूँ, एक इंसान। जिस पर मैडम फेंग मेरी तरफ देखती रहती हैं, मानो आगे का जवाब सुनना चाहती हूँ। लेकिन मैं और कुछ नहीं कहता। वह भी ज्यादा सवाल नहीं करती, सीधे इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर साइन करती हैं और पेन मेरी तरफ बढ़ा देती हैं। फिर कहती हैं, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हें इन्वेस्ट कर रही हूँ। तुम्हारी आंखों में एक चीज है जो मुझे दूसरे एंटरप्रेन्योर्स में बहुत कम दिखाई देती है, और वह है जुनून। इसके बाद कंपनी लिस्टेड हो जाती है। मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है। लिस्टिंग सेरेमनी के दिन शंघाई स्टॉक एक्सचेंज लोगों से भरा हुआ होता है। कैमरा फ्लैशेस लगातार चमक रहे होते हैं। हर कोई एक्सपेंसिव सूट पहने मुस्कुरा रहा होता है। मैं स्टेज पर खड़ा होता हूँ, हाथ में सेरेमोनियल हैमर पकड़े हुए, और जब लिस्टिंग बेल बजती है तब मैं मन ही मन एक नाम पुकारता हूँ, लिन ओयन। एक गरीब स्टूडेंट से लेकर बिजनेस लेजेंड बनने तक का सफर पूरा करने में मुझे पूरे 10 साल लग गए। शांघाई बिजनेस सर्कल में चेन यू का नाम हर कोई जानता था। मेरे पास अपना टेक्नोलॉजी ग्रुप होता है, इंटरनेट इंडस्ट्री,
न्यू एनर्जी सेक्टर और प्रीमियम सर्विसेज में मेरा बिजनेस फैल चुका होता है। मेरे नाम पर लग्जरी विलास और एक्सपेंसिव कार्स होती हैं। मेरे पास बेहिसाब वेल्थ होती है। चारों तरफ इन्फ्लुएंशियल लोग घूमते रहते हैं। चापलूसी, तारीफ और खुशामद करने वालों की कोई कमी नहीं होती। अब मुझे सादा खाना खाकर गुजारा नहीं करना पड़ता। पैसों की चिंता भी नहीं रहती। मैं लग्जरी क्लब्स में जाता हूँ, दुनिया के सबसे बेहतरीन डिशेस टेस्ट करता हूँ। रेस्टोरेंट के मैनेजर खुद आकर मेरा स्वागत करते हैं, दिन के स्पेशल मेन्यू की जानकारी देते हैं। वाग्यू बीफ, प्रीमियम मशरूम्स और कैवियर जैसे डिशेज मेरे सामने सजाए जाते हैं। हर प्लेट किसी आर्ट वर्क की तरह खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन चाहे कितने भी महंगे स्वाद मेरे सामने क्यों न हो, मैं कभी भी उन 2 सादे पोर्क रिब्स का स्वाद दोबारा महसूस नहीं कर पाता। उस साल की वह छोटी सी लौ। सफलता हासिल करने के बाद मैंने लोगों को लिन यूएन को ढूंढने के लिए भेजा। मैं जानना चाहता था कि इन सालों में वह कैसी रही है और अपने बचपन का वह वादा पूरा करना चाहता था। लेकिन मेरे लोगों के जरिए जो खबर वापस आई वह टूटी फूटी और अधूरी थी, जिसे जोड़कर कोई पूरी तस्वीर नहीं बन सकती थी। बस इतना पता चला कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वह शंघाई में नहीं रुकी, बल्कि अपने होम टाउन वापस लौट गई। जिसके बाद उसके परिवार पर मुसीबत आ गई। उसके पिता का बिजनेस फेल हो गया और उन पर काफी कर्ज चढ़ गया। हालांकि वह रकम कितनी थी यह कोई नहीं जानता था। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और घर भी बदल लिया, यहाँ तक कि फोन नंबर भी बदल दिया। जैसे पानी की एक बूंद नदी में घुलकर पूरी तरह गायब हो जाती है, उनका कोई पता नहीं चला। मैं अपने ऑफिस में बैठकर यह रिपोर्ट सुनता हूँ, जिस पर काफी देर तक चुप रहता हूँ। खिड़की के बाहर शंघाई की रोशनियां जल चुकी होती हैं। सड़क पर गाड़ियां नदी के बहते पानी की तरह लगातार चल रही होती हैं। मैं अपना फोन उठाकर वह धुंधली ग्रेजुएशन फोटो देखता हूँ। उससे बहुत देर तक देखता रहता हूँ, फिर स्क्रीन लॉक करके फोन को मेज पर उल्टा रख देता हूँ, जिस पर मेरे दिल के अंदर एक अजीब खालीपन रह जाता है। पिछले 10 से ज्यादा सालों से जो चीज मुझे संभाले हुए थी, ऐसा लगता है जैसे वह अचानक गायब हो गई हो। मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन मैं उस लड़की से जरूर मिलूंगा जिसने मेरी जवानी के दिनों को रोशन किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इस जिंदगी में उससे दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। इसके बाद मैं अपना पूरा ध्यान करियर पर लगा देता हूँ। लोगों की नजर में मैं एक वर्कaholic बन जाता हूँ। ना मुझे खूबसूरत लड़कियों में दिलचस्पी रहती है, ना ही किसी रिश्ते में। मैं ठंडा, शांत और कम बोलने वाला इंसान बन जाता हूँ। बड़े बड़े बिजनेस पार्टीज में जहां पार्टनर अपने साथ कंपेनियंस लेकर आते हैं और हंसते बोलते रहते हैं, वहां भी मैं सिर्फ एक आउटसाइडर की तरह बैठा रहता हूँ। शराब के गिलास टकराने की आवाजों और छिपी हुई साजिशों के बीच मैं हाथ में वाइन ग्लास लिए बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा रहता हूँ। आसपास के लोग हमेशा मुझे शादी करने की सलाह देते हैं। फैंग मैडम वही इन्वेस्टर थीं जिन्होंने शुरुआती दिनों में मेरे ऊपर पैसा लगाया था। बाद में वह मेरी कंपनी की शेयर होल्डर भी बन गई। एक बार कॉफी पीते समय जो मेरे लिए बॉस भी थीं और मेंटर भी, वह मुझे देखकर लंबी सांस लेती हैं, जिस पर वह कहती हैं, चान्यू, इस साल तुम 31 साल के हो गए हो, कंपनी भी लिस्टेड हो चुकी है, पैसा भी बहुत कमा लिया है, अब तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं कॉफी को चम्मच से घुमाता रहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहता। जिस पर फेंग मैडम फिर पूछती हैं, क्या तुम्हारे दिल में पहले से कोई है? यह सुनकर मेरे हाथ की कॉफी स्पून हल्के से कप से टकराती है और एक छोटी सी आवाज निकलती है। फेंग मैडम तुरंत समझ जाती हैं, जिस पर वह सिर हिलाती हैं और आगे कुछ नहीं पूछती। समय बीतता जाता है और मेरे बिजनेस एम्पायर का विस्तार लगातार बढ़ता रहता है। इनमें शंघाई के कई टॉप नाइट क्लब्स और प्राइवेट क्लब्स भी शामिल होते हैं। बेविएट क्लब उनमें सबसे शानदार जगह मानी जाती है। यह शंघाई पोर्ट के पास एक अलग खड़ी वेस्टर्न स्टाइल विला में बना हुआ है। इसकी सजावट बेहद आलीशान होती है। हल्की रोशनी और शानदार माहौल इसे और भी खास बनाते हैं। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स काले रंग के महंगे सूट्स पहने रहते हैं। उनके कानों में कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे होते हैं और वे आने जाने वाले हर गेस्ट को मुस्कुराकर सलाम करते हैं। आमतौर पर मैं ऐसी जगहों पर बहुत कम जाता हूँ। मैं सिर्फ इन्वेस्टर के तौर पर शेयर्स रखता हूँ और मैनेजमेंट प्रोफेशनल टीम के हवाले कर देता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि ऐसी शोर शराबे वाली जगहें बहुत दिखावटी होती हैं। उनका मेरे दिल में छिपी उस पवित्र याद से कोई मेल नहीं होता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत इतनी बेरहम और अजीब साबित होगी। मैं उससे दोबारा मिलूंगा भी तो ऐसी जगह पर। वही चांदनी जिसे मैं पिछले 10 से ज्यादा सालों से अपने दिल में छुपाकर बैठा था। उस रात एक बिजनेस पार्टनर जिद करके मुझे बेविएट क्लब में मीटिंग के लिए बुलाता है। सामने वाला व्यक्ति एनजीओ खेमिन था। वह एक बड़े रियल एस्टेट ग्रुप का वाइस चेयरमैन था और उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी। उसके बाल बड़ी सावधानी से सेट किए गए थे और उसकी कलाई में सोने की महंगी घड़ी चमक रही थी। हमारी कंपनी का उनकी कंपनी के साथ सैकड़ों मिलियन युआन का प्रोजेक्ट चल रहा था। नेगोशिएशन के दौरान वह खासतौर पर शेंजन से उड़कर आया था और 3 बार मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट कर चुका था। पहले 2 बार मैंने साफ मना कर दिया था। तीसरी बार फेंग मैडम ने खुद मुझे फोन किया, जिस पर वह कहती हैं, एनजीओ खेमिन अपनी इज्जत को बहुत महत्व देता है। तुम उसे 2 बार
मना कर चुके हो। अगर तीसरी बार भी मना कर दिया तो यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। मैं 2 सेकंड तक चुप रहता हूँ, फिर पूछता हूँ, मीटिंग की जगह उसी ने चुनी है? बाइविट क्लब। मैं भौहें से कोड लेता हूँ, किसी और जगह बदल दो। जिस पर फेंक मैडम बेबस आवाज में कहती हैं, वह सिर्फ इसी जगह पर मिलना चाहता है। पिछली बार वहां गया था और उसे जगह काफी पसंद आई थी। चैन्यो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसी जगहें पसंद नहीं है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में कभी कभी समझौता करना पड़ता है। ठीक है, मैं आता हूँ। रात के 8 बजे मेरी कार क्लब के सामने रुकती है। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलता हूँ। एंट्रेंस पर मौजूद स्टाफ मुझे पहचान लेता है और तुरंत झुककर मेन डोर खोल देता है। चेन सर, एनजीओ सर आ चुके हैं। वह सेकंड फ्लोर के एम्परर रूम में इंतजार कर रहे हैं। मैं बिना कोई भाव दिखाए लॉबी पार करता हूँ और स्पाइरल स्टेयर्स से होते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचता हूँ। एम्परर रूम का दरवाजा मोटी ओक वुड से बना होता है। बाहर 2 स्टाफ मेंबर्स खड़े रहते हैं। मुझे देखते ही दोनों सिर झुकाकर दरवाजा खोल देते हैं। रूम काफी बड़ा था, लगभग 70 से 80 स्क्वायर मीटर का। बीच में सॉलिड वुड की एक लंबी टेबल रखी थी। उस पर फ्रूट्स, ड्रिंक्स और कई तरह के कोल्ड डिशेज सजे हुए थे। रेड लेदर सोफा बेहद मुलायम और आरामदायक था। लाइट्स जानबूझकर डिम रखी गई थीं। सिर्फ टेबल लैंप्स और वॉल लाइट्स हल्की रोशनी फैला रही थीं। पूरा कमरा एक सुस्त और रहस्यमयी माहौल में डूबा हुआ था। एनजीओ खैमिन्हा पहले से मौजूद था। वह मेन सीट के पास सोफा पर बैठा था। उसके साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट्स और एक फीमेल सेक्रेटरी भी थीं। मुझे देखते ही वह मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है और हाथ हिलाकर कहता है, चेन सर, आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ। आइए बैठिए। मैं आगे बढ़कर उससे हैंडशेक करता हूँ और मेन सीट पर बैठ जाता हूँ। एनजीओ खैमिन खुद मेरे लिए व्हिस्की डालता है। बर्फ के टुकड़े ग्लास से टकराकर साफ आवाज निकालते हैं। चैन सर, यह जगह सच में कमाल की है। पिछली बार यहाँ आया था, तब से इसे भूल नहीं पाया। वह थोड़ा झुककर धीमी आवाज में कहता है, सुना है कि इस क्लब के कंट्रोलिंग शेयर्स आपकी कंपनी के पास हैं। मैं विस्की का एक घूंट लेता हूँ और शांत स्वर में जवाब देता हूँ, हाँ। यह सुनकर वह हंस पड़ता है। कमाल है, सच में कमाल। इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूँ। इसके बाद वह अपना ग्लास उठाकर मेरे ग्लास से टकराता है। आइए पहले एक ड्रिंक हो जाए। मैं एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर देता हूँ। व्हिस्की की जलन मेरे गले से नीचे उतरती चली जाती है, जिस पर एनजीओ खैमिन फिर से मेरा ग्लास भर देता है। वह सोफा पर पीछे टिकता है, पैर पर पैर चढ़ाता है और पूरे रूम पर नजर घुमाते हुए मुस्कुराकर कहता है, चैन सर, सिर्फ शराब पीने में क्या मजा है? क्यों ना कुछ लड़कियों को बुलाया जाए। सुना है बेई वियत क्लब की गर्ल्स बहुत मशहूर हैं, हर एक। लेकिन मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। जरूरत नहीं है। एनजीओ खैमिन कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, फिर हंसते हुए हाथ हिलाता है। चैन सर, आप अभी भी इतने सीरियस हैं? कोई हैरानी नहीं कि पूरे बिजनेस सर्कल में चर्चा है कि जो लोग आपके लिए रिश्ता लेकर आते हैं उनकी लाइन हुआंगपू रिवर तक लग सकती है, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आता। जिस पर उसके बगल में बैठा एक वाइस प्रेसिडेंट भी मुस्कुराकर कहता है, चैन सर, इतने सालों में हमने आपके आसपास किसी फीमेल फ्रेंड को भी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी जी को घर में छुपा कर रखा हुआ है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मैं अपनी उंगलियों से वाइन ग्लास को हल्के हल्के घुमाता रहता हूँ, लेकिन सिर नहीं उठाता। अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो इसके लायक हो। मेरी आवाज बर्फ की सतह पर फिसलती हुई तेज धार जैसी ठंडी लगती है, जिस पर एनजीओ खैमिन और उसके साथ आया वाइस प्रेसिडेंट एक दूसरे को देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि आगे पूछना ठीक नहीं होगा, इसलिए बात वहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन साफ दिखाई देता है कि एनजीओ खैमिन अभी भी हार मानने वाला नहीं है। वह मेरे ग्लास में फिर आधा पैक डालता है और फिर टेबल पर रखा सर्विस बटन दबा देता है। 1 मिनट भी नहीं गुजरता कि दरवाजा खुलता है और मैनेजर अंदर आती है। वह करीब 30 साल की एक महिला होती है। उसने ब्लैक ऑफिस ड्रेस पहन रखी होती है, बाल बेहद सलीके से बंधे होते हैं और चेहरे पर हल्का लेकिन बेहद प्रोफेशनल मेकअप होता है। उसके पीछे 5-6 लड़कियां एक एक करके कमरे में दाखिल होती हैं और लंबी टेबल के सामने लाइन बनाकर खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने अलग अलग रंगों के इवनिंग गाउन्स पहने होते हैं। कुछ के गाउन्स जमीन तक लंबे होते हैं, जबकि कुछ घुटनों तक। उनके सफेद कंधे और कॉलर बोन हल्की रोशनी में साफ नजर आ रहे होते हैं। मैं वैसे तो उठकर वहां से जाने वाला होता हूं, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुलता है। एक लड़की हल्के बैंगनी रंग की ड्रेस पहने जल्दी जल्दी अंदर आती है। शायद वह लेट हो गई थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही होती हैं। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसकी हाई हील अचानक मुड़ जाती है और वह लगभग गिर पड़ती है, जिस पर वह जल्दी से डोर फ्रेम पकड़कर खुद को संभाल लेती है। इसके बाद वह सिर झुकाकर तेजी से लाइन के आखिरी छोर पर जाकर खड़ी हो जाती है। वह किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती। दोनों हाथों से अपनी ड्रेस का किनारा इतनी मजबूती से पकड़ रखा होता है कि उसकी उंगलियां तक सफेद पड़ जाती हैं और उसी पल जैसे समय रुक जाता है। मैं अनजाने में उसकी तरफ देखता हूँ और मेरा दिल अचानक जोर से सिकुड़ जाता है। वह लिन उयन थी, सचमुच वही थी। 10 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था। वह बहुत बदल चुकी थी और फिर भी जरा भी नहीं बदली थी। उसकी आंखें और भौहों की बनावट आज भी वैसी ही थी जैसी सालों पहले हुआ करती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर गहरा मेकअप चढ़ा हुआ था। फाउंडेशन उसकी असली स्किन टोन को छुपा रहा था। आईलाइनर आंखों के कोनों तक खिंचा हुआ था और होंठों पर चमकदार लाल लिपस्टिक लगी हुई थी। मेकअप बेहद खूबसूरती से किया गया था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में छिपी थकान को नहीं छुपा पाया था।
एक ऐसी थकान जो कई सालों के दर्द से पैदा होती है। साथ ही उसके अंदर एक ऐसी सावधानी और झिझक दिखाई देती है जो लगभग आत्महीनता की हद तक पहुंच चुकी थी। वह लाइन के सबसे किनारे खड़ी थी, जैसे कोई परछाई जिसे कोई भी कभी भी नजरअंदाज कर सकता था। इसके बाद स्टाफ लड़कियों का परिचय देना शुरू करती है। नाम, खूबियां, स्वभाव, जिस पर एनजीओ खाइमिन के साथ आए दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स लड़कियों को गौर से देखने लगते हैं और आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगते हैं। जब आखिरी लड़की की बारी आती है तो स्टाफ की आवाज सुनाई देती है। ये यूएन है, नई आई है, स्वभाव शांत है, ड्रिंक सर्व करना जानती है और सिंगिंग भी कर सकती है। यह सुनकर मेरा सीना जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, यहाँ तक कि वह अपना असली नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत भी नहीं कर पाई थी। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी विशाल हाथ ने मेरी छाती को दबोच लिया हो। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पिछले 10 सालों की यादें, उम्मीदें, इंतजार, सब कुछ उसी पल टूटकर बिखर जाता है और उनकी जगह एक कहीं ज्यादा ताकतवर एहसास ले लेता है। दर्द, गुस्सा, बेबसी और एक ऐसा एहसास मुझे जिसका नाम तक नहीं रखा जा सकता। मेरे अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा सीना फट जाएगा। वह चांदनी जिसे मैं इतने सालों से अपने दिल में संभाल कर रखे हुए था, वह लड़की जिसकी रक्षा करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी थी। कितनी ही रातों में रूफटॉप पर बैठकर मैंने आसमान से कहा था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी जगह पर मिलेगी और ऐसा काम कर रही होगी। उधर एनजीओ खाइमिन हाथ में वाइन ग्लास लिए लड़कियों को देख रहा होता है। उसकी नजरें एक से दूसरी लड़की पर घूम रही होती हैं। फिर अचानक उसे मेरी नजर का एहसास होता है। मेरी आंखें लगातार लिन यूएन पर टिकी हुई थीं, एक पल के लिए भी नहीं हटी थीं, जिस पर एनजी ओखाइमिन मेरी नजर का पीछा करता है और फिर मुस्कुरा देता है। चेन सर, अगर आपको यही लड़की पसंद आई है तो आज रात यही आपकी सर्विस करेगी। यह कहते हुए वह लिन यूएन की तरफ इशारा करता है, फिर हाथ हिलाकर उसे बुलाता है। उयन उयन, इधर आओ, चेन सर के लिए ड्रिंक सर्व करो। यह सुनते ही लिन यूएन का पूरा शरीर कांप उठता है। वह धीरे धीरे सिर उठाती है और उसकी नजर मेरी नजर से टकरा जाती है। उसी पल उसके चेहरे का सारा खून जैसे गायब हो जाता है। उसका चेहरा इतना सफेद पड़ जाता है कि जैसे उसमें जान ही न बची हो। उसने मुझे पहचान लिया था। उसकी आंखों में एक साथ अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, हैरानी, घबराहट, शर्म और वह दर्द जो तब पैदा होता है जब किसी का सबसे छुपा हुआ सच सबके सामने खुल जाए। उसकी आंखें तेजी से कांपने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में उनमें आंसू भर जाते हैं। रोशनी में वे आंसू चमकने लगते हैं। उसका शरीर अनजाने में एक कदम पीछे हट जाता है, जिस पर उसकी हील ड्रेस के किनारे पर पड़ जाती है। वह लड़खड़ाती है और लगभग गिर जाती है। जल्दी से दीवार पकड़कर खुद को संभालती है। उसकी उंगलियां दीवार पर इतनी जोर से दबती हैं कि नाखून वॉलपेपर को खुरच देते हैं। मैं देखता हूं कि उसकी आंखों के आंसू बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन वह पूरी ताकत से उन्हें रोक रही होती है। उसके होंठ कसकर भींचे हुए होते हैं, ठुड्डी लगातार कांप रही होती है। वह उन आंसुओं को वापस निगलने की कोशिश कर रही होती है। उसकी बेबसी, उसकी शर्म और वह दर्द जिसमें इंसान चाहता है कि उसी पल दुनिया से गायब हो जाए। हर एक एहसास मेरे दिल में चाकू की तरह उतर रहा था। मुझे उस पुरानी लिन उयन की याद आने लगती है। वह लड़की जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, वह लड़की जिसकी आंखों में सितारे चमकते थे, वह लड़की जो मेरी प्लेट से सब्जी हटाकर स्वीट एंड सावर पोर्क मेरी तरफ सरका देती थी, वह लड़की जो मुस्कुराकर कहती थी, यह मेरे पापा ने बनाया है, मना मत करना। और अब वह इस हालत में थी। आखिर ऐसा कैसे हो गया? कमरे के बाकी लोग भी माहौल में आई इस अजीब खामोशी को महसूस कर लेते हैं। एनजीओ है, मिन अपना ग्लास नीचे रख देता है। वह पहले मुझे देखता है, फिर लिन यूएन को। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आती है। दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। फीमेल सेक्रेटरी भी उत्सुकता से हमारी तरफ देखने लगती है। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा जम सा जाता है। मैं अपने अंदर उठ रहे तूफान को दबाने की कोशिश करता हूँ, फिर अपनी नजर लिन उयन से हटा लेता हूँ। इसके बाद सोफा का सहारा लेकर खड़ा हो जाता हूँ। मेरा चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ चुका होता है। आप लोग जारी रखिए, मैं बाहर जाकर थोड़ी फ्रेश एयर लेकर आता हूँ। यह सुनते ही एनजीओ खाइमिन जल्दी से खड़ा हो जाता है। चेन सर, आप। लेकिन मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं, सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ जाता हूँ। मेरे कदम हल्के से लड़खड़ा रहे होते हैं। जब मैं लिन उयन के पास से गुजरता हूँ, उसका शरीर जोर से कांप उठता है। वह खुद को दीवार से और सटा लेती है, जैसे उसे डर हो कि मैं उसे छू लूंगा। लेकिन मैं रुके बिना दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता हूँ। दरवाजा बंद होते ही कमरे के अंदर की म्यूजिक और हंसी की आवाजें पूरी तरह पीछे छूट जाती हैं। बाहर कॉरिडोर काफी शांत था। दीवारों पर लगी पीली लाइट्स हल्की रोशनी फैला रही थी। नीचे गहरे रंग का कारपेट बिछा हुआ था। कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ी विंडो थी, जिसके बाहर शंघाई पोर्ट का नाइट व्यू दिखाई दे रहा था। हुआंगपू रिवर के उस पार खड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स रोशनी से चमक रही थीं। मैं दीवार से टिक जाता हूँ, जेब से सिगरेट पैक निकालता हूँ, एक सिगरेट होंठों में दबाता हूँ, लेकिन हाथ इतने कांप रहे होते हैं कि लाइटर 3 बार कोशिश करने के बाद जलता है। छोटी सी लौ मेरी उंगलियों के पास थिरकने लगती है। उसकी रोशनी में हाथ की उभरी नसें साफ दिखाई देती हैं। मैं गहरी सांस लेकर सिगरेट का लंबा कश खींचता हूँ। धुआं फेफड़ों में भरता है, गर्म और तीखा, फिर धीरे धीरे बाहर निकलता है। धुएं की परतें कॉरिडोर की रोशनी में फैलने लगती हैं और मेरी नजर धुंधली हो जाती है। मेरे हाथ लगातार कांप रहे होते हैं।
क्योंकि उस धुएं के बीच मुझे सिर्फ लिन यूएन का चेहरा दिखाई दे रहा था, वही चेहरा जो अभी कुछ देर पहले मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें जैसे ही ऊपर उठती हैं, आंसू आंखों में भर आते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें गिरने नहीं देती है। जिस पर वो पीछे हटते हुए लड़खड़ाने लगती है, जैसे किसी भी पल गिर जाएगी। उसकी उंगलियां अपनी ड्रेस का किनारा इतनी जोर से पकड़ती हैं कि पोर तक सफेद पड़ जाते हैं। शुआन ह्यूएन, यहाँ तक कि ये नाम भी अब वो इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाती है। जिस पर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और सिगरेट का धुआं नाक से बाहर निकलता है। मुझे वहां खड़े स्मोकिंग करते देखकर उसके कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। फिर वो धीमी आवाज में प्रेसिडेंट जहां कहकर मुड़ती है और जल्दी जल्दी वहां से जाने लगती है। इसके बाद मैं हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ लेता हूँ। पतली स्लीव के पार उसकी कलाई मेरी हथेली में आ जाती है। उसकी कलाई की हड्डियां इतनी पतली और ठंडी लगती हैं जैसे बस चमड़ी से ढकी हुई हों। त्वचा के नीचे उसकी नाजुक धड़कन महसूस होती है, जो तेजी से और बेतरतीब तरीके से धड़क रही होती है, जैसे कोई छोटा पक्षी किसी की मुट्ठी में फंसा हो, जिस पर वो अचानक रुक जाती है। उसका पूरा शरीर वहीं जम सा जाता है, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। मैं उसकी कंपी को साफ महसूस कर सकता हूँ, जो कलाई से शुरू होकर बांह, कंधों और फिर पूरे शरीर में फैलती चली जाती है। उसकी हल्की बैंगनी इवनिंग ड्रेस इतनी पतली लगती है जैसे कागज का टुकड़ा हो। हमारे बीच की यह छोटी सी दूरी कुछ भी छिपा नहीं पाती है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखती, बल्कि सिर और भी नीचे झुका लेती है। उसकी ठोड़ी लगभग कॉलर बोन को छूने लगती है। उसके कुछ बिखरे हुए बाल गर्दन के पीछे चिपक जाते हैं और कॉरिडोर में चल रही हवा के साथ हल्के हल्के हिलते रहते हैं। तभी आखिरकार उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वो गहरे रंग के कारपेट पर गिरकर एक और गहरा निशान बना देता है। फिर दूसरा आंसू गिरता है, फिर तीसरा। एक के बाद एक आंसू चुपचाप फैलते जाते हैं और कारपेट उन्हें सोख लेता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो सीधे मेरे दिल में गिर रहे हों। लिन है यूएन, मैं उसका नाम पुकारता हूँ। मेरी आवाज कांप रही होती है, यहाँ तक कि मैं खुद भी उसे पहचान नहीं पाता हूँ। ये दो शब्द इतने सालों से मेरे गले में अटके हुए थे, अब जब बाहर निकलते हैं तो उनमें जंग और धूल का स्वाद घुला हुआ लगता है, जैसे किसी भूले हुए कोने में दबा खजाना जो 10 साल बाद फिर से मिल गया हो। जिस पर उसका शरीर बुरी तरह कांप उठता है। फिर वो पागलों की तरह सिर हिलाने लगती है, मेरी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है। उसकी कलाई मेरी हथेली में मरोड़ खाती है। उसके नाखून खुद की हथेली में धंस जाते हैं, उंगलियों के पोर सफेद पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर होती है। वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाती है। उसका हर एक प्रयास निराशा से भरा हुआ लगता है। प्रेसिडेंट जहां, आपने गलत इंसान को पहचान लिया है। उसकी आवाज बहुत धीमी होती है, रोने की वजह से गला भर आया होता है, हर शब्द टूटता हुआ सा बाहर निकलता है। मैं लिन उयन नहीं हूँ, मेरा नाम उयन उयन है। जिस पर वो फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसके कंधे सिकुड़ जाते हैं और वो पीछे हटते हटते दीवार तक पहुंच जाती है, जैसे खुद को दीवार में छिपा देना चाहती हो। मैंने गलत इंसान को पहचाना है? मैं कड़वी मुस्कान के साथ हंसता हूँ। होंठ ऊपर उठते हैं, लेकिन आंखों में जलन होने लगती है। लिन यूएन, अगर तुम राख बनकर भी मेरे सामने आओगी तब भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। जिस पर मैं धीरे धीरे आगे बोलता हूँ। 12वीं क्लास के उस डाइनिंग हॉल का कोना याद है? तुमने मेरी प्लेट से सब्जी का एक टुकड़ा उठा लिया था, फिर मुझे 2 स्वीट एंड्स और रिब्स और एक ब्रेस्ट पोक का पीस दिया था। तुमने कहा था कि ये कंपेंसेशन है और मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। क्या तुम ये सब भूल गई हो? मैं एक एक शब्द बोलता हूँ, हर शब्द जैसे हड्डियों के बीच से निकालकर बाहर लाया गया हो। उनमें 10 साल से ज्यादा समय का भार भरा हुआ होता है। जिस पर उसका शरीर और भी जोर से कांपने लगता है, जैसे उसके सीने के अंदर कुछ टूट गया हो। एक पल में उसकी सारी एक्टिंग, उसकी सारी मजबूती और सारी सहनशीलता बिखर जाती है। फिर वो खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बांध टूटने की तरह बह निकलते हैं। वो वहीं नीचे बैठ जाती है, दोनों हाथों से चेहरा ढक लेती है और बुरी तरह रोने लगती है। यह वह रोना नहीं होता जिसमें इंसान जोर जोर से चीखता है। यह वह रोना होता है जिसे बहुत लंबे समय तक दबाकर रखा गया हो, इतना लंबा कि अब उसे रोकना नामुमकिन हो गया हो। उसकी हर सिसकी हथेलियों से दब जाती है और भारी टूटी हुई आवाज में बदल जाती है। उसकी आवाज बीच बीच में टूटती रहती है, जैसे वो डर रही हो कि कोई उसे सुन न ले। कॉरिडोर में लोग आते जाते रहते हैं। कुछ वेटर्स ट्रे लेकर गुजरते हैं, उनके कदम धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता है। कुछ गेस्ट्स दूसरे प्राइवेट रूम्स से बाहर निकलते हैं। कोई नशे में अपनी पार्टनर को पकड़े हुए खड़ा रहता है, कोई उत्सुकता से हमारी तरफ देखता है, कोई फुसफुसाकर बातें करता है, कोई फोन निकाल लेता है, और कुछ लोगों को उनके साथ ही वहां से खींच कर ले जाते हैं। लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता, जिस पर मैं भी उसके सामने बैठ जाता हूँ। मेरा एक हाथ अब भी उसकी कलाई को मजबूती से पकड़े रहता है। मेरी हथेली उसकी बर्फ ठंडी त्वचा को छू रही होती है। मैं उसकी धड़कनों को महसूस कर सकता हूँ, जो धीरे धीरे घबराहट से निकलकर थकी हुई और भारी होती जा रही हैं। वो मेरे सामने बैठी रहती है, चेहरा ढककर रोती रहती है। उसका पतला शरीर कांपता रहता है। हल्की बैंगनी ड्रेस उसके दुबले कंधों पर ढीली लटक रही होती है। उसके कंधों की हड्डियां कपड़े के पार तक साफ दिखाई देती हैं। जिस पर मैं उसे देखते हुए वह सवाल पूछता हूँ जो इतने सालों से मेरे दिल में दबा हुआ था। मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ था? मेरी आवाज में इतनी नरमी होती है जो अभी कुछ देर पहले प्राइवेट रूम में बिल्कुल नहीं थी। तुम यहाँ क्यों हो?
लेकिन वो जवाब नहीं देती, बस जमीन पर बैठी रोती रहती है। उसकी टूटी हुई सिसकियां किसी घायल छोटे जानवर जैसी लगती हैं जो अंधेरे में अकेला अपने घाव चाट रहा हो। इसके बाद मैं अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल देता हूँ। कोट बड़ा होता है और उसके सिकुड़े हुए शरीर को ढक लेता है, साथ ही उस ढीली और ठीक से फिट न होने वाली ड्रेस को भी छिपा देता है। वो मना नहीं करती, सिर भी नहीं उठाती, बस उसकी सिसकियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। उसके कंधे अब पहले जितने नहीं कांपते, लेकिन पूरा शरीर अब भी हल्का हल्का कांप रहा होता है, जैसे कोई पत्ता लंबे समय तक हवा में हिलता रहा हो और अब जमीन पर गिरने के बाद भी हल्का सा थरथरा रहा हो। धीरे धीरे कॉरिडोर फिर से शांत हो जाता है। तमाशा देखने वाले लोग जा चुके होते हैं। वेटर्स चुपचाप हमारे पास से निकल जाते हैं। दीवारों पर लगी पीली रोशनी अब भी वैसे ही चमक रही होती है और हमारी परछाइयों को जमीन पर फैला रही होती है। मैं उसके सामने बैठा रहता हूँ। मेरा हाथ अब भी उसकी कलाई पर टिका होता है। पकड़ मजबूत नहीं होती। मेरा अंगूठा बस उसकी कलाई के अंदर वाले हिस्से को हल्के से छू रहा होता है, जहां उसकी धड़कन लगातार चल रही होती है। बहुत देर बाद आखिरकार वो अपने चेहरे से हाथ हटाती है। उसका मेकअप लगभग बह चुका होता है, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ होता है। वो मेरी तरफ नहीं देखती, बस सिर झुकाकर कहती है, ट्रानवू, मुझे छोड़ दो, अंदर अब भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिस पर मैं उसे देखता रहता हूँ। उसकी पलकों से आंसू लगातार गिरते रहते हैं, गालों पर बहते हुए ठोड़ी तक पहुंचते हैं और फिर नीचे टपक जाते हैं। मैं पिछले 10 सालों से पूरी तरह होश में हूँ। मेरी आवाज साफ होती है और शायद मैं इतने सालों से सिर्फ इस एक पल का इंतजार कर रहा था जब मैं होश में नहीं रहना चाहता। यह सुनकर उसकी पलकों में फिर से कंपन दौड़ जाती है। उसके होंठ हिलते हैं जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में कोई शब्द बाहर नहीं निकलता। इसके बाद मैं उसकी कलाई छोड़ देता हूँ, खड़ा होता हूँ और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता हूँ, जिस पर वो धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों का मेकअप पूरी तरह बिखर चुका होता है। उसकी आंखों का मेकअप पूरी तरह फैल चुका होता है, जिस वजह से उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें अब कोई चमक नहीं बची होती है। उन आंखों में कभी जो सितारों जैसी रोशनी हुआ करती थी, उसे जिंदगी के पिछले 10 से ज्यादा साल साजिकन पूरी तरह घिस चुके होते हैं। अब वहां सिर्फ थकान, शर्मिंदगी और एक ऐसी भावना बची होती है ना से मैं कम सकता कि जिसे मैं समझ नहीं पाता हूँ। जिस पर वो मेरा हाथ नहीं पकड़ती, बल्कि खुद ही दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। मेरा कोट उसके कंधे से थोड़ा फिसल जाता है तो वो तुरंत उसे पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां गहरे रंग के कपड़े को इतनी जोर से पकड़ती हैं कि उसके पोर फिर से सफेद पड़ जाते हैं। कॉरिडोर के आखिर से प्राइवेट रूम के अंदर चल रहे म्यूजिक और वू काइमिंग की हंसी की आवाज हल्की हल्की सुनाई देती है, जिस पर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है और मेरी आंखों से बचते हुए बहुत धीमी आवाज में कहती है, बैकडोर से चलते हैं, वहां कोई नहीं होगा। इसके बाद वो मुड़कर कॉरिडोर के दूसरे छोर की तरफ चलने लगती है। उसकी हाई हील्स की आवाज कारपेट पर दब जाती है। उसके कदम धीमे और हल्के होते हैं। बैंगनी रंग की वह ड्रेस अब भी उस पर ठीक से फिट नहीं बैठती है। ड्रेस का किनारा पीछे जमीन पर घिसटता चलता है और कॉरिडोर से गुजरती हवा उसे हल्के हल्के हिलाती रहती है। मेरा कोट उसके कंधों पर पड़ा होता है, जो उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा छिपा देता है। सिर्फ उसकी पतली टांगों का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। हम कॉरिडोर पार करते हैं, फिर स्टाफ एंट्रेंस लिखा हुआ फायर डोर खोलते हैं। उसके बाद एक संकरी सीढ़ियों वाले रास्ते में उतरते हैं। 2 फ्लोर नीचे जाने के बाद हम एक और फायर डोर खोलते हैं, जिस पर बेयू क्लब का बैक डोर हमारे सामने आ जाता है। वह एक छोटी सी गली होती है। यहाँ न तो लाल रंग की नियॉन लाइट्स होती हैं और न ही अंदर वाली चकाचौंध और शोरगुल। ऊपर कपड़े सुखाने की रस्सियां और एसी के आउटडोर यूनिट्स लगे होते हैं। दीवारों पर छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट्स चिपके होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखाई देते हैं। बारिश का पानी उन पर लिखे शब्दों को लगभग मिटा चुका होता है। दीवार के पास गार्बेज बंस करीने से रखे होते हैं, जिनसे हल्की खट्टी सी बदबू आ रही होती है। गली के मुहाने से स्ट्रीट लाइट की कमजोर रोशनी अंदर तक पहुंच रही होती है। ठंडी हवा लगातार बह रही होती है, जिस पर लिन उयेन गली के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। उसकी पीठ मेरी तरफ होती है। वो अपने कंधों पर पड़े कोट को थोड़ा और कसकर पकड़ती है और फिर बोलना शुरू करती है। गली में बहुत शांति होती है। बेयू क्लब का म्यूजिक अब दूर कहीं दबा हुआ सुनाई देता है। मोटी दीवारों के पार से सिर्फ बेस की धीमी कंपन ही बची रहती है, जैसे जमीन के नीचे से कोई धड़कन आ रही हो। ऊपर लगे एसी यूनिट्स लगातार आवाज कर रहे होते हैं। पानी की बूंदें गिरकर सीमेंट के फर्श से टकराती रहती हैं। लिन यूएन काफी देर तक मेरी तरफ पीठ करके खड़ी रहती है। कोट उसके लिए बहुत बड़ा होता है। वो उस पर किसी ढीले क्लॉक की तरह लटक रहा होता है। उसकी उंगलियां कॉलर को कसकर पकड़े रहती हैं। उसके पोर सफेद पड़ चुके होते हैं। उसके कंधे हल्के से सिकुड़े हुए होते हैं और कोट के पार भी उसकी रीढ़ की हड्डी की रेखाएं साफ दिखाई देती हैं, इतनी साफ कि उन्हें देखकर दिल दुखने लगता है। मैं उससे कुछ दूरी पर खड़ा रहता हूँ, न उसके करीब जाता हूँ और न ही उसे जल्दी बोलने के लिए कहता हूँ। गली के मुहाने से आती हवा
अपने साथ शुरुआती पतझड़ की ठंडक और कहीं दूर से भुने हुए शकरकंद की खुशबू लेकर आती है। बहुत देर बाद आखिरकार वो बोलती है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन वाले साल उसकी आवाज इतनी धीमी होती है कि हवा उसे लगभग अपने साथ उड़ा ले जाती है, जिस पर वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे आगे बोलने के लिए उसे सारी ताकत इकट्ठा करनी पड़ रही हो। मेरे पापा के बिजनेस में दिक्कत आ गई थी। उसके पापा का नाम ली जियानगो था। वो काउंटी में एक ऑटो रिपेयर वर्कशॉप चलाते थे। उस समय हमारी पूरी बैच के पेरेंट्स में उनका परिवार काफी अच्छा माना जाता था। हर दिन स्कूल के बाद लिन यूएन को कार लेने आती थी। उसके बैग में हमेशा नए स्टेशनरी आइटम्स रहते थे। उसकी यूनिफॉर्म हमेशा एकदम प्रेस की हुई रहती थी। उस समय वो बहुत खूबसूरत लगती थी। जब मुस्कुराती थी तो उसके गालों पर छोटे छोटे डिंपल्स पड़ते थे। वो पूरे ग्रेड की सबसे अलग और सबसे चमकदार लड़की थी। जिस पर वो आगे कहती है, उन्होंने किसी के साथ बिल्डिंग मटेरियल्स के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था, वर्कशॉप को मॉर्टगेज रखा, फिर ऊपर से काफी पैसा उधार भी लिया, लेकिन बाद में उनका पार्टनर सारे पैसे लेकर भाग गया। जो सामान बचा था वह सब लो क्वालिटी निकला, सब कुछ खत्म हो गया। वो ये सब ऐसे बता रही होती है जैसे किसी और की फाइल पढ़ रही हो। करीब 20 लाख युआन का कर्ज हो गया था। एक छोटे काउंटी टाउन के परिवार के लिए यह रकम आसमान छूने वाली थी। क्रेडिटर्स हर दिन घर आ जाते थे। कोई लॉक में ग्लू भर देता था, कोई कॉरिडोर की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में गालियां लिख जाता था। मेरी माँ घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मेरा छोटा भाई स्कूल में लोगों के ताने सुनता था, जिस पर उसकी आवाज एक पल के लिए भर आती है। मेरे पापा वो हर जगह पैसे उधार मांगने जाते थे, रिश्तेदारों, दोस्तों, जान पहचान वालों, सबके सामने हाथ जोड़ते थे। फिर एक दिन वो एक क्रेडिटर के घर के बाहर बेहोश होकर गिर गए। ब्रेन हेमोरेज हुआ था। जान तो बच गई, लेकिन उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। वो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। खाना पीना नहाना, हर चीज के लिए किसी की मदद चाहिए होती थी। उसकी आवाज और धीमी हो जाती है। मेरी माँ की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज थी। पापा के साथ यह सब होने के बाद वो भी ज्यादा दिन नहीं संभल पाई। 3 महीने के अंदर वो भी हॉस्पिटल पहुंच गईं। हर टेस्ट, हर मेडिसिन, हर चीज के लिए पैसे चाहिए थे। मेरा छोटा भाई तब 10वीं क्लास में था। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, बिल्कुल मेरी तरह। जब भी मैं उसे देखती थी मुझे अपना पुराना रूप दिखाई देता था, जिस पर वो एक लंबी सांस लेती है। इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दी। ग्रेजुएशन के बाद मुझे एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर में ऑफिस जॉब मिली थी। सैलरी हर महीने 4,500 युआन थी। सिर्फ पापा की मेडिसिन का खर्च ही उससे ज्यादा था। मैंने जितने लोगों से हो सकता था सबसे पैसे उधार मांगे, क्लासमेट्स, कॉलेग्स, रिलेटिव्स, सबसे। शुरुआत में कुछ लोगों ने मदद भी की, लेकिन बाद में सभी मुझसे बचने लगे और मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि किसी का पैसा पेड़ पर नहीं उगता, वो सिर झुका लेती है। फिर किसी ने मुझे शंघाई आने को कहा। उसने कहा यहाँ जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। मैं जानती थी कि वह किस तरह का काम है। मैंने पूरे 1 महीने तक फैसला नहीं किया, जिस पर उसकी आंखों में फिर से आंसू भरने लगते हैं। उस 1 महीने के दौरान क्रेडिटर्स मेरे पापा को बिस्तर से घसीटकर नीचे उतार देते थे। मेरी माँ जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उनसे विनती करती थी। मेरा भाई स्कूल से लौटता था, दरवाजे पर लाल पेंट के निशान देखता था, लेकिन कुछ नहीं कहता था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता था, दरवाजा बंद कर लेता था और अंदर से सिर्फ उसकी पढ़ाई की आवाज सुनाई देती थी। अगले दिन मैंने शंघाई की ट्रेन टिकट खरीद ली। उसकी आवाज अब टूटने लगती है। मुझे पता था कि यह काम सम्मानजनक नहीं है। मुझे पता था कि लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब उसकी आवाज पूरी तरह भर आती है। मुझे जीना था, मुझे अपने पापा को जिंदा रखना था, मुझे अपनी माँ को जिंदा रखना था, मुझे अपने भाई को पढ़ाना था, मुझे उसे बचाना था। मैं नहीं चाहती थी कि वो दूसरा मैं बन जाए, वो दूसरा इंसान जो कैंटीन के कोने में बैठकर सिर्फ सादी सब्जी के साथ खाना खाता है। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीधे मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो, जिस पर मैं अनजाने में एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ। वो तुरंत महसूस कर लेती है। उसके कंधे तन जाते हैं, पूरा शरीर फिर से सिकुड़कर दीवार से लग जाता है। मैंने अपना नाम बदलकर यूएन रख लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई पहचान वाला मुझे पहचान ले। मैं नहीं चाहती थी कि कोई देखे कि लिन यूएन की हालत आज ऐसी हो गई है। यह कहकर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है, जैसे डर हो कि कोई उसे कमजोर देख लेगा। मैंने खुद को पूरी तरह बंद कर लिया। हर दिन बहुत सावधानी से जीती हूँ। कस्टमर्स के सामने मुस्कुराती हूँ, ड्रिंक सर्व करती हूँ, सॉन्ग्स गाती हूँ। जब कोई हाथ लगाने की कोशिश करता है तब भी सह लेती हूँ। लोगों की तिरछी नजरें सहती हूँ और फिर रात को अपने किराए के छोटे से कमरे में लौटकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती हूँ और रोते रोते उल्टी तक कर देती हूँ। मैंने इस दुनिया के बहुत सारे रंग देख लिए हैं। नशे में धुत कस्टमर्स मुझे गालियां देते हैं। मैनेजर कहता है कि मुझे कस्टमर्स को खुश रखना नहीं आता और सैलरी काट लेता है। मेरी रूममेट मेरा मेकअप चुरा लेती है और ऊपर से वही मुझ पर झूठे इल्जाम भी लगा देती है, जिस पर वो चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और धीमी आवाज में कहती है, ट्रानवू, अब तुम एक बड़े बॉस बन चुके हो और मैं यहाँ बस एक होस्टेस हूँ। हम दोनों अब एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। वो मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और हीन भावना साफ दिखाई देती है। वह नजर बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी कभी मेरी हुआ करती थी, उस स्कूल कैंटीन के कोने में। ऐसा समझ लो कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, मुझे जाने दो। यह कहकर वो कोट को अपने कंधों पर और कस लेती है और जाने के लिए मुड़ जाती है, जिस पर मैं एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मेरी आवाज गले में अटक जाती है। शब्द भारी और भर्राए हुए बाहर निकलते हैं। लिन ह्यूएन,
अगर उस समय तुम नहीं होती तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। वो 2 रिब्स और तुम्हारे वो शब्द, वो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें थीं। मैं उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहता हूँ, मैंने पागलों की तरह पढ़ाई की, पागलों की तरह पैसे कमाए, पागलों की तरह ऊपर चढ़ता गया, लेकिन यह सब किसी बड़ा बॉस बनने के लिए नहीं था। मैं बस इतना चाहता था कि एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा हो सकूं, तुम्हारी उस दयालुता के लायक बन सकूं, तुम्हें ऐसी जिंदगी दे सकूं जहां तुम्हें किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करने के लिए खुद को झुकाना न पड़े। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर उसके होंठ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही, मैं अब गंदी हूं, मैं अब बहुत छोटी और बेकार इंसान बन चुकी हूं। तुम इतने बड़े प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे आसपास कितनी अच्छी और शानदार औरतें होंगी, फिर तुम्हें मेरे जैसी लड़की की क्या जरूरत है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उसका हर शब्द मेरे दिल में धंसता चला जाता है। मेरे लिए तुम हमेशा वही लड़की रहोगी, वही लड़की जिसने मुझे अपनी प्लेट से रिब्स निकाल कर दिए थे। तुम हमेशा उतनी ही साफ रहोगी, हमेशा उतनी ही कीमती रहोगी। जिस पर उसकी पलकों में फिर से कंपन दौड़ जाती है, बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से गिरने लगते हैं, कोट के गहरे कपड़े पर गिरकर और भी गहरे निशान छोड़ते जाते हैं। मैं उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लेता हूँ। उस समय तुमने मेरी इज्जत बचाई थी, अब मुझे तुम्हारी इज्जत बचाने दो। इसके बाद मैं फोन निकालता हूँ और बेयू क्लब के पर्सन इंचार्ज को कॉल कर देता हूँ। 2 रिंग के बाद सामने से कॉल उठ जाती है, प्रेसिडेंट झा। दूसरी तरफ से बेहद सम्मान भरी आवाज आती है। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे कहता हूँ, मैनेजर जो को अभी आदेश दो, उयन उयन का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत कैंसिल कर दिया जाए, उसकी सारी फाइल्स और रिकॉर्ड्स हटा दिए जाएं। आगे से कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा और वह दोबारा बेयू क्लब में काम नहीं करेगी। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ खामोशी रहती है, फिर तुरंत जवाब आता है, जी प्रेसिडेंट झा, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। जिस पर मैं फोन काट देता हूँ। लिन युएन मुझे देखती है, उसकी आंखों में बेचैनी और विरोध दोनों दिखाई देते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझ पर बहुत कर्ज है, पापा के इलाज का खर्च है, मेरे भाई की पढ़ाई का खर्च है, मैं ये सब कैसे चुकाऊंगी। वो सिर हिलाती है और एक कदम पीछे हट जाती है। मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती, मैं तुम्हारा इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती। मैं उसकी तरफ देखते हुए कहता हूँ, ये एहसान नहीं है, ये मेरा कर्ज है। उस समय तुमने मुझे 2 रिब्स दिए थे, मुझे थोड़ी सी दयालुता दी थी, वह मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। इसके सामने ये पैसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। जिस पर वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन उसी समय बेयू क्लब का बैक डोर जोर से खुल जाता है। एक नशे में धुत आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। उसकी शर्ट खुली हुई होती है, टाई एक तरफ लटक रही होती है, हाथ में आधी खाली विदेशी शराब की बोतल होती है। उसे देखकर साफ पता चलता है कि वह किसी प्राइवेट रूम का कस्टमर है। जैसे ही उसकी नजर लिन युएन पर पड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अरे युएन, तुम यहाँ हो। वो लड़खड़ाते हुए हमारी तरफ बढ़ता है, मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही होती है। अभी अंदर मैंने तुम्हें देखा था, भाग क्यों रही हो? आओ आओ, मेरे साथ एक ड्रिंक पी लो। यह कहकर वो लिन उयन का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर लिन उयन घबराकर पीछे हट जाती है। उसका कंधा सीधे दीवार से टकराता है, लेकिन अगले ही पल मेरा पंच सीधे उस आदमी के चेहरे पर पड़ता है। उसका सिर झटके से एक तरफ घूम जाता है, पूरा शरीर किसी टूटी हुई पपेट की तरह पीछे उड़ जाता है। वो 2 कदम लड़खड़ाता है और पीछे दीवार से टकरा जाता है। उसके सिर के पीछे से जोरदार आवाज आती है, हाथ की बोतल उड़कर दूर जा गिरती है और सीमेंट के फर्श पर टूटकर बिखर जाती है। एम्बर रंग की शराब और ग्लास के टुकड़े हर तरफ फैल जाते हैं, जिस पर वो आदमी दर्द से चीखता हुआ दीवार के सहारे नीचे बैठ जाता है। मैं उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता, सीधे मुड़कर लिन उयन को देखता हूँ। वो दीवार से लगी खड़ी होती है, दोनों हाथों से अपना मुंह ढके हुए, आंखें हैरानी से पूरी खुली हुई। तभी मुझे अपने दाहिने हाथ में जलन महसूस होती है। मेरे नकल्स फट चुके होते हैं, उंगलियों के जोड़ से खून निकल रहा होता है, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। चलो यहाँ से। जिस पर उसकी नजर मेरे खून से सने हाथ पर टिक जाती है। उसकी पुतलियां हल्का सा कांपती हैं, फिर वो धीरे से कोट की स्लीव पकड़ती है और मेरे हाथ पर रख देती है। गहरे रंग का कपड़ा मेरे घायल नकल्स को ढक लेता है, थोड़ा सा खून तुरंत उसमें समा जाता है। उसका स्पर्श बहुत हल्का होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उस दिन उसने मेरी प्लेट में सब्जी और रिब्स रखी थी। इतना स्वाभाविक, जैसे यह हमेशा से होना तय था। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता हूँ। वो सिर झुकाए रहती है, उसकी पलकों की छाया चेहरे पर पड़ रही होती है। कोट के कपड़े के पार उसकी उंगलियां मेरे हाथ को हल्के से छू रही होती हैं। उनका स्पर्श ठंडा लगता है। फिर वो बहुत धीमी आवाज में कहती है, पहले तुम कभी लड़ाई नहीं करते थे। मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ, पहले कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए मुझे लड़ना पड़े। जिस पर वो कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से मेरा हाथ छोड़ देती है। चलो। उस रात मैं लिन उयन को बेयूए क्लब से लेकर निकल जाता हूँ। ड्राइवर गली के बाहर कार खड़ी करके इंतजार कर रहा होता है। काली कमर्शियल व्हीकल अंधेरे में खड़ी होती है, इंजन की आवाज बेहद शांत होती है। मैं पीछे का डोर खोलता हूँ। वो एक पल झिझकती है, फिर धीरे से अंदर बैठ जाती है। मैं दूसरी तरफ से कार में बैठकर उसके पास आ जाता हूँ। कार के अंदर पूरी शांति होती है, लेदर सीट्स से हल्की खुशबू आ रही होती है, एसी की ठंडी हवा
लगातार बह रही होती है। ड्राइवर रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखता है, लेकिन कुछ पूछता नहीं, चुपचाप कार आगे बढ़ा देता है। लिन यूएन खिड़की के सहारे बैठ जाती है, चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। बाहर की स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके गुजरती रहती हैं। उनकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। उसके आंसुओं के निशान, फैला हुआ मेकअप और बंद आंखें साफ दिखाई देती हैं। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगती हैं। शायद वो सच में सो गई होती है, या शायद सिर्फ सोने का नाटक कर रही होती है। लेकिन उसके कंधे अब पहले की तरह तनाव में नहीं होते। उसका सिर खिड़की के शीशे से लगा होता है, कार के हल्के झटकों के साथ धीरे धीरे हिल रहा होता है। मैं उसे बहुत देर तक देखता रहता हूँ। 12वीं क्लास के उस धूप भरे कैंटीन से लेकर बेयू क्लब के उस कॉरिडोर तक, जहां वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, और अब इस पल तक जब वो मेरा कोट ओढ़े मेरे बगल वाली सीट पर गहरी नींद में डूबी हुई होती है। 10 से ज्यादा सालों का समय अंधेरे में धीरे धीरे पीछे की तरफ बहता चला जाता है। ट्रेन के डिब्बे में मैं हाथ बढ़ाकर उसका कोट वापस उसके कंधे पर खींच देता हूँ, जो धीरे धीरे फिसल रहा होता है, जिसके बाद उसका खुला हुआ कंधा ढक जाता है। मेरी उंगलियां गलती से उसकी गर्दन को छू जाती हैं और उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी फील होती है। वह नहीं जागती, बस उसकी भौहें हल्का सा सिकुड़ती हैं, जिस पर कुछ पल बाद फिर से सामान्य हो जाती हैं। मैं अपना हाथ वापस खींच लेता हूँ, सीट से टिक जाता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरे हाथ की पीठ पर मौजूद घाव अब भी हल्का हल्का दर्द कर रहा था। उस दिन के बाद मैंने लामुयेन के रहने के लिए तिन अन टेम्पल के पास एक अपार्टमेंट अरेंज किया। वह प्रॉपर्टी मेरे नाम पर थी, एक 120 वर्ग मीटर का हाई राइज अपार्टमेंट, जिसकी फर्श से छत तक बनी खिड़कियां सीधे तो रिवर की तरफ खुलती थीं। माहौल शांत था और रेजिडेंशियल एरिया में हरियाली भी काफी अच्छी थी। नीचे एक कन्वीनियंस स्टोर और 24 घंटे खुली रहने वाली फार्मेसी मौजूद थी। शुरुआत में मैंने वह अपार्टमेंट खुद रहने के लिए खरीदा था, लेकिन बाद में वह खाली ही पड़ा रहा। सिर्फ सफाई करने वाला स्टाफ हफ्ते में एक बार वहां आकर सफाई किया करता था। इसके बाद मैंने शंघाई के सबसे बेहतरीन न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट्स को बुलाया। फिर उसके गांव जाकर उसके पिता को शंघाई लाया गया ताकि उनका इलाज कराया जा सके। हुआशान हॉस्पिटल में उनके लिए वार्ड अरेंज किया गया, प्रोफेशनल केयर गिवर रखा गया और रिहैबिलिटेशन प्लान दोबारा तैयार किया गया। उसकी मां की सारी दवाइयों को इम्पोर्टेड मेडिसिन से बदल दिया गया। नियमित हेल्थ चेकअप शुरू करवाए गए और एक कार्डियोलॉजी एक्सपर्ट उनकी हालत पर लगातार नजर रखने लगा। वहीं उसके छोटे भाई की एकेडमिक फाइल भी शंघाई के एक टॉप हाई स्कूल में ट्रांसफर करवा दी गई। लड़का हॉस्टल में रहता था और वीकेंड पर अपनी बहन से मिलने आ सकता था। जहां तक उसके परिवार के कर्ज की बात थी, वह भी मैंने लोगों को लगाकर पूरी तरह सुलझवा दिया। 20 लाख युआन मूल रकम, ब्याज और जुर्माने समेत कुल 24,60,000 युआन बनते थे। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने फोन करके मुझसे रकम की पुष्टि की तो मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, चुका दो, जिसके बाद कॉल काट दिया। मैंने वह सब कुछ किया जो मेरे बस में था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वह अपने पुराने दुखों से निकलकर नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन लाम हुएन हमेशा मुझसे दूरी बनाकर रखती थी। वह उसी अपार्टमेंट में रहती थी जो मैंने उसके लिए अरेंज किया था और लगभग कभी बाहर नहीं निकलती थी। जब भी मैं उससे मिलने जाता, वह बेहद शिष्टता से पेश आती, चाय बनाती, पानी डालती और फिर सोफा के दूसरे छोर पर बैठ जाती। दोनों हाथ घुटनों पर करीने से रखे होते, जैसे कोई अनजान मेहमान घर आया हो। उसके व्यवहार में एक दूरी थी और वह दूरी जानबूझकर बनाए रखी जाती थी। अब उसमें वह सहजता और नरमी नहीं दिखती थी जो सालों पहले कैफेटेरिया में दिखाई देती थी। फिर भी मैं हर दिन वहां जाता था, उसके पसंदीदा खाने लेकर, स्वीट एंड सॉर रिब्स, ब्रेस्ट पोर्क और सीजनल वेजिटेबल्स। कभी गर्मा गर्म खाना रेस्टोरेंट से पैक करवा कर लाता तो कभी घर की मेड से बनवा कर लेकर आता। पहली बार जब खाना लाया तो वह काफी देर तक स्वीट एंड सॉर रिब्स को देखती रही, जिसके बाद सिर झुकाकर धीरे से धन्यवाद कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। फिर उसने चॉपस्टिक्स से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा, बहुत धीरे धीरे चबाया और फिर चॉपस्टिक्स नीचे रखकर बोली कि उसका पेट भर गया है। मैं उसे देखता रहा लेकिन कुछ नहीं पूछा। मैं जानता था कि उसके दिल की गांठ इतनी आसानी से नहीं खुल सकती। एक शाम मैं उसके अपार्टमेंट पहुंचा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने साधारण सफेद टी शर्ट और पैंट्स पहन रखी थी। उसके कंधों तक आते बाल खुले हुए थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसकी साफ आंखें और लंबी पलकें बिल्कुल वैसी ही लग रही थीं जैसी कई साल पहले हुआ करती थीं, जिस पर उसकी छवि धीरे धीरे उस लड़की से मिलती नजर आती है जो कभी मेरे सामने बैठा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी आंखों में अनगिनत चिंताएं, थकान, सतर्कता और वह एहसास भरा हुआ था जिसे मैं खुद भी अच्छी तरह जानता था। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कॉफी टेबल पर एक लैपटॉप रखा था जिसकी स्क्रीन अभी भी ऑन थी। वह एक जॉब रिक्रूटमेंट वेबसाइट थी। वह नौकरी ढूंढ रही थी। मैं कहता हूं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, जिस पर वह सोफा की तरफ जाती है और बैठ जाती है, फिर लैपटॉप बंद कर देती है। उसकी हरकत बेहद हल्की थी, लेकिन लैपटॉप बंद होने की आवाज शांत कमरे में साफ सुनाई देती है। त्रानवू, आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार मत कीजिए। वह मेरी तरफ नहीं देखती। उसकी नजर टेबल पर रखे ठंडे हो चुके पानी के गिलास पर टिकी रहती है। मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं उसके सामने बैठ जाता हूं। कौन तय करता है कि कौन लायक है
और कौन नहीं। वह कोई जवाब नहीं देती। मैं फिर पूछता हूँ, मुझे बताओ, आखिर किसे लायक कहा जाता है? जब तुमने अपनी रिब्स के 2 टुकड़े मुझे दिए थे, तब क्या तुमने सोचा था कि मैं उसके लायक हूँ या नहीं? जब इतने लोगों के सामने तुमने मेरे लिए मांस परोसा था, तब क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं उसके लायक हूँ या नहीं? जिस पर उसकी पलकें हल्के से कांपती हैं। वह बात अलग थी। अलग कैसे थी? वह कुछ देर चुप रहती है। तब मैं लायक थी, और अब भी तुम लायक हो। आखिरकार वह सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन आंसू अभी तक नहीं गिरे थे। त्रानवु, हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं बची है। जो कुछ सालों पहले हुआ था उसे भूल जाइए। किसी अच्छी और साफ सुथरी लड़की को ढूंढिए, ऐसी लड़की जो आपकी मौजूदा पहचान और हैसियत के लायक हो। उसके दोनों हाथ घुटनों पर रखे थे। उंगलियां इतनी कसकर आपस में फंसी हुई थीं कि जोड़ सफेद पड़ चुके थे। मेरे जैसी इंसान आपके प्यार के लायक नहीं है। मैं आपके साथ खड़े होने के भी लायक नहीं हूँ। उसका हर शब्द मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रहा था। जिस पर मैं खड़ा होता हूँ, कॉफी टेबल के चारों तरफ घूमकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता हूँ, ताकि हमारी नजरें एक बराबर हो जाएं। वह हिलती तक नहीं, सिर्फ उसकी पलकें बुरी तरह कांप रही थीं और उसके होंठ एक सीधी रेखा में भींचे हुए थे। बस करो, मैं 10 साल से भी ज्यादा समय से तुमसे प्यार करता हूँ। उस 12वीं क्लास वाले साल से। यह कोई सिंपथी नहीं है, न ही पुरानी यादों की वजह से, न उन 2 रिब्स की वजह से, और न किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि वह इंसान तुम हो। क्योंकि जब पूरी दुनिया मुझे नहीं देखती थी, तब तुमने मुझे देखा था। जब बाकी सबने मुझे नजरअंदाज किया, तब तुमने मेरी प्लेट से सब्जियां हटाकर अपना मांस मेरी तरफ सरका दिया था और मुस्कुराकर कहा था कि यह कॉम्पेंसेशन है। तुमने मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बचाया था, वह भी ऐसे तरीके से जिसे किसी ने नोटिस तक नहीं किया। उस नरमी को मैंने पिछले 10 सालों से अपने दिल में संभाल कर रखा है। यह सुनते ही उसके आंसू आखिरकार बहने लगते हैं। लेकिन मैं अब वह लाम ह्वेन नहीं रही। जिंदगी ने मुझे इतना घिस दिया है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा। मेरा गर्व, मेरे सपने, मेरी सारी रोशनी बुझ चुकी है। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, नहीं, वह सब अब भी मौजूद है। वह सिर हिलाती है और भी जोर से रोने लगती है। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। आप नहीं समझते, आप नहीं जानते कि इन सालों में मैंने कैसी जिंदगी जी है। हर रात अजनबियों का मनोरंजन करना पड़ता था। उनके छूने को सहना पड़ता था, उनकी नजरों को सहना पड़ता था, और फिर भी मुस्कुराना पड़ता था। जितनी मीठी मुस्कान, उतना ज्यादा टिप मनी। मैं बहुत पहले ही गंदी हो चुकी हूँ, अंदर से भी बाहर से भी। तुम गंदी नहीं हो। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी दृढ़ता थी जिसका एहसास मुझे खुद भी नहीं था। गंदे वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें सताया। गंदे वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। गंदे वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें और नीचे धकेला। वे लोग गंदे हैं, तुम नहीं। तुम कभी गंदी नहीं थी। जिस पर मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठा रहता हूँ, बिना हिले। कमरे में गहरी खामोशी छाई रहती है, और फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर तो चो रिवर चुपचाप बहती रहती है। यह रहा आपका अनुवादित स्क्रिप्ट, आपकी सभी निर्देशों के अनुसार। नदी के उस पार की रोशनियां अपनी चमक को पानी की सतह पर बिखेरती हैं, जहां टूटे बिखरे साये लहराते दिखाई देते हैं। दूर कहीं से जहाज के हॉर्न की भारी आवाज गूंजती हुई आती है, जो कमरे की खामोशी में शीशे के पार से हल्के हल्के सुनाई देती रहती है। आखिरकार वह अपने हाथ नीचे कर देती है। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ होता है। आंखें लाल और सूजी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में छिपी सावधानी, विरोध और हीन भावना में अब एक छोटी सी दरार पड़ चुकी होती है। त्रानवु, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो। उस दिन के बाद मैं उसे मजबूर करना छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी हर दिन उससे मिलने आता हूँ, उसके लिए खाना लाता हूँ, उससे बातें करता हूँ और उसे बताता हूँ कि इन सालों में मैंने अपनी जिंदगी कैसे बिताई। जिस पर मैं उसे अपने स्टार्टअप के शुरुआती दिनों की बातें बताता हूँ, जब मैं बेसमेंट में काम करता था। फिर ट्रोंग लोई की धोखेबाजी के बारे में बताता हूँ, और उन 3 बड़े क्राइसिस के बारे में जिन्होंने मेरी कंपनी को लगभग बर्बाद कर दिया था। इसके बाद मैं उसे वह जवाब भी बताता हूँ जो मैंने कभी फेंक जनरल मैनेजर के सामने नहीं कहा था। जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि स्टार्टअप शुरू करने की मेरी असली मोटिवेशन क्या थी। वह सोफा पर बैठकर चुपचाप सब सुनती रहती है। बीच बीच में कभी कोई सवाल भी पूछ लेती है, फिर क्या हुआ? लेकिन सवाल पूछने के बाद वह फिर से नजरें झुका लेती है, जैसे उसे पछतावा हो रहा हो कि उसने जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखा दी। इसके बाद मैं उसे हुआ सुन हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, जहाँ उसके पिता लिन जियांगुओ भर्ती होते हैं। वह हॉस्पिटल के बेड पर पड़े होते हैं। उनका आधा शरीर काम नहीं करता, मुंह का एक हिस्सा टेढ़ा हो चुका होता है और उनकी आवाज भी साफ नहीं निकलती। लेकिन जैसे ही उनकी नजर लिन हुआन पर पड़ती है, उनका एकमात्र चलने वाला हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता है। कांपती उंगलियां उसकी तरफ इशारा करती हैं, जिस पर लिन हुआन आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लेती है। वह अपने होंठ हिलाते हैं और बहुत मुश्किल से 2 शब्द बोल पाते हैं, माफ करना। यह सुनकर लिन हुआन झुक जाती है और अपना चेहरा अपने पिता के हाथ पर रख देती है। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे होते हैं। मैं वार्ड के दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ और अंदर नहीं जाता। खिड़की से आती धूप उसके शरीर पर पड़ रही होती है। इसके बाद मैं उसे शंघाई की गलियों में घुमाने ले जाता हूँ। नानजिंग रोड,
बंड, तियानजिफंग, वुकांग बिल्डिंग और वे सभी जगहें जहां कभी हम दोनों जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए थे, वह मेरे साथ चलती रहती है। शुरुआत में हमारे बीच एक हाथ जितनी दूरी होती है, फिर धीरे धीरे वह दूरी आधे कदम तक सिमट जाती है। बंड के किनारे बने तटबंध पर हवा बहुत तेज चल रही होती है, जिस पर उसके बाल उड़ने लगते हैं। वह अपने बालों को कान के पीछे करती है और मेरी तरफ देखती है। तभी उसे पता चलता है कि मैं उसे देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? आसमान। यह सुनकर वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है, जबकि उसके कान हल्के लाल पड़ जाते हैं। इसके बाद मैं उसके लिए एक जॉब का इंतजाम करता हूँ। यह कोई एहसान नहीं होता, बल्कि वह पोजीशन उसे खुद इंटरव्यू और एप्लीकेशन प्रोसेस पास करने के बाद मिलती है। यह एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में करिकुलम डेवलपमेंट और रिसर्च की जॉब होती है, बिल्कुल उसी सब्जेक्ट से जुड़ी जो उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग होती है और ओवर टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ती। जॉब के पहले दिन मैं उसे लेने पहुंचता हूँ, जिस पर वह अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर आती है। उसने बेज कलर का लॉन्ग कोट पहना होता है, बाल लो पोनीटेल में बंधे होते हैं और चेहरे पर हल्का मेकअप होता है। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकदार दिखाई देती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह फिर से वही लड़की बनती जा रही है जो सालों पहले कैफेटेरिया में बैठा करती थी। जब वह मेरी कार को गेट के पास खड़ी देखती है तो उसके कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। फिर वह पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाती है। तुम्हें हर दिन मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, बस रास्ता एक ही पड़ता है। यह सुनकर वह मुझे एक नजर देखती है, जबकि सच ये होता है कि ग्रुप हेडक्वार्टर्स पुडोंग में होता है और उसकी कंपनी जिंगान में, एक हुआंगपू रिवर के इस पार और दूसरा उस पार। लेकिन वह मेरे इस झूठ को सामने नहीं लाती। धीरे धीरे बिजनेस सर्कल की बातें आखिरकार उसके कानों तक पहुंच ही जाती हैं। सबकी शुरुआत फोन कॉल से होती है। एक दिन जब वह कंपनी के ब्रेक रूम में बैठी होती है, तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वह फोन उठाती है। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज सुनाई देती है। आवाज विनम्र जरूर होती है, लेकिन उसके शब्द कांटों की तरह चुभ रहे होते हैं। क्या आप मिस लिन हुआन बोल रही हैं? मैं मिस्टर चेन के एक बिजनेस पार्टनर की पत्नी हूँ। सुना है इन दिनों मिस्टर चेन और आपकी काफी नजदीकियां बढ़ रही हैं। मैं बस आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। मिस्टर चेन की पोजीशन इस बिजनेस वर्ल्ड में क्या है, यह आप भी जानती होंगी, और आपका अतीत बे यूए क्लब में कैसा था, यह भी यहाँ लगभग सभी जानते हैं। मिस्टर चेन अभी आपके साथ हैं, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय की नई दिलचस्पी भी हो सकती है। आपको अपनी औकात पहचाननी चाहिए। इतना कहकर कॉल कट जाता है, जिस पर लिन हुआन ब्रेक रूम में बैठी रह जाती है। उसकी उंगलियां फोन को इतनी जोर से पकड़ रही होती हैं कि उनके जोड़ सफेद पड़ जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद ऐसे कई और कॉल्स आने लगते हैं। कुछ लोग घुमा फिरा कर कहते हैं, कुछ सीधे अपमान करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग उसके सीक्रेट सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट भी करने लगते हैं। नाइट क्लब से निकली हुई औरत सोचती है ऊंची जगह पहुंच गई। मिस्टर चेन जल्दी ही इससे बोर हो जाएंगे। पहले आईना देखकर खुद को देख ले। वह हर कमेंट को पढ़ती है, फिर अकाउंट लॉग आउट कर देती है। उस रात मैं उसके अपार्टमेंट पहुंचता हूँ। वह सोफा पर बैठी होती है। उसके सामने एक सूटकेस रखा होता है जो पूरी तरह पैक हो चुका होता है। त्रानवू, वह सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखें लाल होती हैं। साफ पता चलता है कि वह अभी रोई है। मैं जा रही हूँ। ऐसा समझो कि हम कभी मिले ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें बदनामी झेलनी पड़े, और मैं तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद नहीं करना चाहती। इतना कहकर वह उठती है और सूटकेस का हैंडल पकड़ लेती है। लेकिन तभी मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ और उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ, जिस पर वह छूटने की कोशिश करती है। सूटकेस का हैंडल उसके हाथ से छूट जाता है और सूटकेस फर्श पर गिर पड़ता है। वह दोनों हाथों से मुझे धक्का देती है, लेकिन मैं नहीं हटता। धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ने लगती हैं और फिर वह मेरे शर्ट के किनारे को कसकर पकड़ लेती है। मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता हूँ, रेपुटेशन से क्या फर्क पड़ता है, करियर से क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम नहीं हो तो पूरी दुनिया मिलने का भी कोई मतलब नहीं है। जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था, तब तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तो आज अगर दुनिया कुछ भी कहे, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ समय के लिए हूँ। मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से चाहता हूँ। ये कोई मोमेंट्री फीलिंग नहीं है। ये वह प्यार है जो मेरी हड्डियों तक में बस चुका है। यह सुनकर आखिरकार वह मेरे सीने में मुंह छिपाकर जोर जोर से रो पड़ती है। अब वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश नहीं करती, न ही आवाज दबाती है। सालों से जमा सारे दुख, डर, हीन भावना और दर्द उस रोने में बाहर निकलने लगते हैं, जिस पर वह बिल्कुल एक बच्चे की तरह रोती रहती है। और उसी पल उसकी सारी असुरक्षाएं, सारे डर और सारी दीवारें टूटने लगती हैं। हम दोनों अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर एक दूसरे को पकड़े खड़े रहते हैं। बाहर फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पार सुजो रिवर शांति से बह रही होती है। काफी देर बाद उसका रोना धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर सिर्फ हल्की सिसकियां सुनाई देती हैं और आखिरकार वह भी बंद हो जाती हैं। लेकिन वह अभी भी मेरे सीने से लगी रहती है। त्रानवू, तुम्हें एक दिन पछतावा होगा। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मुझे तो पिछले 10 सालों से पछतावा है। पछतावा इस बात का कि उस समय तुम्हारे हाथ से दी गई एक और हरी सब्जी नहीं खाई थी। यह सुनकर वह कुछ पल चुप रहती है, फिर बहुत हल्के से, बहुत धीरे से मेरे सीने से लगी हुई एक आवाज निकालती है। वह आवाज किसी हल्की हंसी जैसी होती है, बहुत हल्की। लेकिन 10 सालों में पहली बार मैं उसे हंसते हुए सुनता हूँ। और आखिरकार लिन हुआन अपने दिल की गांठों
और हीन भावना को छोड़ना शुरू कर देती है। एक ही बार में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे पूरी सर्दी में जमी हुई नदी की बर्फ बसंत आने पर धीरे धीरे किनारों से पिघलना शुरू करती है, वैसे ही वह भी अपने अंदर की दीवारों को थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगती है। सबसे पहले वह अपना गहरा मेकअप करना बंद करने लगती है, जिस पर उसकी आई लाइनर की मोटी लाइनें धीरे धीरे हल्की होने लगती हैं। फिर एक दिन मैं उसे ऑफिस से लेने पहुंचता हूँ। वह ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलती है और इस बार उसके चेहरे पर किसी तरह का मेकअप नहीं होता। उसका साफ सुथरा नेचुरल फेस बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा सालों पहले कैफेटेरिया में बैठी उस लड़की का हुआ करता था। बस आंखों के कोनों पर कुछ हल्की झुर्रियां दिखाई देती हैं, जो उन अनगिनत रातों की निशानी होती हैं जब उसने बहुत ज्यादा आंसू बहाए थे। वह देखती है कि मैं लगातार उसे देख रहा हूँ, जिस पर वह आदत से मजबूर होकर सिर झुका लेती है और हल्के से अपने चेहरे को छूती है। आज मैं देर से उठी थी, इसलिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाई, मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, लेकिन तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसके गालों पर फिर से वह छोटा सा डिंपल दिखाई देता है। उस मुस्कान का इंतजार मैंने 10 साल से भी ज्यादा समय तक किया था। इसके बाद वह मेरे लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। पहली बार यह एक वीकेंड की शाम को होता है। उस दिन मैं रात 8 बजे तक कंपनी में ओवर टाइम कर रहा होता हूँ। तभी फोन वाइब्रेट करता है। उसका मैसेज आता है, आज रात आओगे क्या, मैंने खाना बनाया है। इन 4 शब्दों को देखकर मैं काफी देर तक स्क्रीन को देखता रह जाता हूँ, जिस पर मैं उसी वक्त एक बिजनेस डिनर कैंसिल कर देता हूँ और सीधा उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता हूँ। दरवाजा खोलते ही खाने की खुशबू पूरे चेहरे से टकराती है। स्वीट एंड सॉर रिब्स, स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स और सीवीड एक सूप डाइनिंग टेबल पर सजे होते हैं। साथ में 2 कटोरियां और 2 जोड़ी चॉपस्टिक्स भी रखी होती हैं। वह किचन के दरवाजे पर खड़ी होती है। एप्रन अभी तक पहना हुआ होता है और हाथ में ताजी बनी हुई सब्जियों की प्लेट होती है। मुझे देखते ही उसकी आंखों में हल्की सी हलचल होती है। वह प्लेट टेबल पर रख देती है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, काफी समय बाद खाना बनाया है। जिस पर मैं बैठ जाता हूँ और स्वीट एंड सॉर रिब का एक पीस उठाकर खाता हूँ। सॉस का स्वाद गहरा होता है। मीट इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में जाते ही घुलने लगता है। स्वाद वैसा नहीं होता जैसा स्कूल कैफेटेरिया में था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा होता है जो उतना ही अच्छा लगता है। वह मेरे सामने बैठती है और फिर बहुत नेचुरल तरीके से मेरी कटोरी में एक हरी सब्जी रख देती है। वही आदत, वही अंदाज, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 साल पहले किया करती थी। पहले सब्जी खाओ, जिस पर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। डिंपल फिर से दिखाई देता है। यह तुम्हारे लिए कंपेंसेशन है। मैं सिर झुकाकर कटोरी में रखी उस सब्जी को देखता हूँ और अचानक मेरी आंखें हल्की नम होने लगती हैं। इतने सालों बाद आखिरकार मुझे फिर से वही एहसास मिल रहा होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके दिल में अभी भी एक गांठ बाकी है। बे यूए क्लब के दिन, उसकी हीन भावना और हमारे बीच की दूरी, यह सब अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। एक रात मैं ग्रुप से ओवर टाइम करके लौटता हूँ। रास्ते में उसके अपार्टमेंट पर रुक जाता हूँ। दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूँ तो लिविंग रूम की लाइट्स बंद होती हैं। बस बेडरूम के दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी बाहर आ रही होती है। मैं धीरे धीरे वहां पहुंचता हूँ और दरवाजा हल्का सा खोलता हूँ। वह फर्श पर बैठी होती है, पीठ बेड से लगी होती है और उसकी गोद में लैपटॉप रखा होता है। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती है, जिससे उसकी लाल आंखें साफ दिखाई देती हैं। स्क्रीन पर एक फोरम पोस्ट खुली होती है। उसका टाइटल बेहद भद्दा होता है। सुना है उस फेमस टेक्नोलॉजी ग्रुप के प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड पहले ये जनरल मैनेजर की वाइन कंपेनियन हुआ करती थी। नीचे हजारों कमेंट्स भरे पड़े होते हैं। ऐसी औरत से रिश्ता जोड़ने में शर्म नहीं आती? कुछ महीनों बाद छोड़ देगा। बेयू क्लब से निकली है, बाकी समझदार खुद समझ जाएं। त्रानवू कौन है और ये कौन है, ये उसके लायक कैसे हो सकती है? वह एक एक कमेंट पढ़ती रहती है, पेज बंद नहीं करती, रोती भी नहीं, बस चुपचाप बैठी रहती है, जैसे वह उसी अंजाम की पुष्टि कर रही हो जिसकी उम्मीद उसे पहले से थी। मैं उसके पास बैठ जाता हूँ और लैपटॉप बंद कर देता हूँ। स्क्रीन की रोशनी गायब हो जाती है। कमरे में सिर्फ बेडसाइड लैंप की पीली रोशनी बचती है। वह बहुत देर तक चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, त्रानवू, जो कुछ भी वो लोग कह रहे हैं वह सच है। मैं सच में बेयू क्लब में काम कर चुकी हूँ। मैंने सच में शराब सर्व की है। लोगों ने मुझे उसी नजर से देखा है। कई बार मेरा अपमान भी हुआ है। उसकी उंगलियां आपस में कसकर जुड़ी हुई होती हैं। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल सकता है, कोई ऐसा इंसान जो साफ हो, जिसे जिंदगी ने कभी दागदार न किया हो। जिस पर मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं उठता हूँ और ड्रॉर से एक पुरानी फोटो निकाल कर लाता हूँ। वह हाई स्कूल ग्रेजुएशन फोटो की कॉपी होती है। फोटो काफी पुरानी और धुंधली हो चुकी होती है। उस तस्वीर में लिन हुआन दूसरी लाइन में खड़ी होती है, नीले सफेद यूनिफॉर्म में, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान और गालों पर हल्का डिंपल। उसकी आंखें चमक रही होती हैं, लेकिन तस्वीर पर कई घिसे हुए निशान भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उसे अनगिनत बार निकाला और देखा गया था। मैं वह फोटो उसके हाथ में रख देता हूँ। इस तस्वीर को मैं पिछले 10 सालों से देखता आ रहा हूँ। वह सिर झुकाकर तस्वीर को देखने लगती है, जिस पर मैं धीरे से आगे कहता हूँ, जब मैं टूटने वाला होता था तब यही तस्वीर मुझे संभालती थी। जब मैं उस अंधेरे बेसमेंट में संघर्ष कर रहा था, जब ट्रोंगलो ने मुझे धोखा दिया था, जब मेरी कंपनी 3 बार लगभग बर्बाद हो चुकी थी। हर बार मैं यही तस्वीर देखता था और खुद से कहता था कि मैं हार नहीं सकता, क्योंकि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोई मुझे रोशनी दिखाकर गया है और मैं अभी उसका एहसान नहीं चुका पाया हूँ। मैं उसके
सामने बैठ जाता हूँ ताकि हमारी नजरें बराबर हों। लिनहुआन, मैंने सिर्फ उस मासूम स्कूल गर्ल से प्यार नहीं किया था, मैंने उस इंसान से प्यार किया है जो दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी प्लेट से मीट हटाकर सब्जी खाती थी, जो हमेशा दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करती थी, जो अंदर से इतनी जेंटल थी कि उसकी काइंडनेस उसकी हड्डियों तक में बसी हुई थी, और उस काइंडनेस का तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर वह तस्वीर को सीने से लगा लेती है। आंसू एक एक करके तस्वीर पर गिरने लगते हैं, जिस पर तस्वीर में मौजूद 17 साल की उस लड़की की मुस्कान धुंधली होने लगती है। मैं धीरे से उसके आंसू पोंछता हूँ और उसके भीगे हुए गालों पर अपना हाथ रख देता हूँ। बेयू, क्लब के वो साल तुम्हारी शर्म नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि तुमने अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत की। वह तुम्हारी मजबूती है, तुम्हारा अपमान नहीं। अगर कोई इस रिश्ते के लायक नहीं है तो वह मैं हूँ। तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी लाई थी और मुझे तुम्हारे सामने खड़े होने लायक बनने में 10 साल लग गए। जिस पर वह मेरा हाथ पकड़ लेती है, उसकी उंगलियां ठंडी होती हैं और हल्का कांप रही होती हैं। त्रानवु, धन्यवाद। धन्यवाद कि तुमने मुझे छोड़ा नहीं, धन्यवाद कि तुमने मेरे जैसे इंसान से प्यार किया। मैं उसकी उंगलियों को और कसकर पकड़ लेता हूँ। हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझ जाती हैं। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, यह सब तो वह कर्ज है जो मैं तुम्हारा चुका रहा हूँ। यह सुनकर वह कुछ पल के लिए मुझे देखती रह जाती है, फिर आंसुओं के बीच हंस पड़ती है। उसकी पलकों पर अभी भी आंसू चमक रहे होते हैं, लेकिन गालों पर डिंपल फिर से लौट आता है। बेडसाइड लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती है और धीरे धीरे उसका चेहरा उस पुरानी फोटो में मौजूद 17 साल की लड़की से मिलने लगता है। उसी पल मुझे महसूस होता है कि उसके दिल की आखिरी गांठ भी अब खुलने लगी है। उस वीकेंड मैं उसे उसके पुराने टाउन वापस लेकर जाता हूँ। 10 साल से ज्यादा समय बाद वह वहां लौट रही होती है और इस दौरान पूरा टाउन काफी बदल चुका होता है। नई बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी होती हैं, सड़कें पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी और साफ दिखाई देती हैं। सड़कें भी पहले से ज्यादा चौड़ी हो चुकी होती हैं और टाउन में अब शॉपिंग मॉल भी बन चुके होते हैं, लेकिन हाई स्कूल तक जाने वाली वह सड़क अब भी बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। सड़क के दोनों तरफ लगे पुराने वुतोंग ट्रीज अब भी वहीं खड़े होते हैं, उनकी छाया पूरे रास्ते को ढक रही होती है। सड़क किनारे की ग्रोसरी शॉप ने अपना साइने बोर्ड बदल लिया होता है, लेकिन दरवाजे के सामने रखा पुराना फ्रीजर अब भी वही होता है। स्कूल भी लगभग वैसा ही दिखाई देता है, बस गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड बदल चुके होते हैं। अब वह हमें पहचान नहीं पाते। मैं उन्हें बताता हूँ कि हम पुराने स्टूडेंट्स हैं और स्कूल देखने आए हैं, जिस पर वह रजिस्टर में हमारा नाम लिखवाते हैं और फिर हाथ हिलाकर अंदर जाने देते हैं। लिन हुआन मेरे साथ चल रही होती है, लेकिन जैसे ही वह स्कूल गेट के अंदर कदम रखती है, उसके कदम धीरे हो जाते हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड को रेनोवेट किया जा चुका होता है, अब वहां नई रनिंग ट्रैक भी बनी होती है। बास्केटबॉल कोर्ट पर कुछ जूनियर स्टूडेंट्स खेल रहे होते हैं। बास्केटबॉल के बोर्ड से टकराने की आवाज गूंजती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी सालों पहले सुनाई देती थी। टीचिंग बिल्डिंग को दोबारा पेंट किया जा चुका होता है, लेकिन स्टेयरकेस की रेलिंग्स अब भी वही पुरानी लोहे की बनी होती हैं। बस सालों की छुअन से उनकी सतह चमकदार हो चुकी होती है। कैफेटेरिया भी वहीं मौजूद होता है, हालांकि उसका इंटीरियर पूरी तरह बदल चुका होता है। पुरानी लंबी बेंच की जगह अब सोफा सीट्स लगी होती हैं। दीवारों पर वार्म कलर वॉलपेपर लगा होता है। फूड काउंटर पहले 2 हुआ करते थे, अब 4 हो चुके होते हैं और खाने की वैरायटी भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होती है। लेकिन वह कोना अब भी मौजूद होता है, वही कोना जहां कभी हॉट वाटर टैंक रखा होता था। हालांकि अब टैंक वहां नहीं होता, उसकी जगह एक ग्रीन प्लांट रखा गया होता है। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे उस कोने तक ले जाता हूँ। तुम्हें यह जगह याद है जिस पर वह उस कोने को कुछ देर देखती है और फिर सिर हिला देती है? बिल्कुल याद है। तब हर दिन तुम यहीं बैठते थे, सब लोगों से मुंह फेर कर वेजिटेरियन फूड खाते थे और फ्री सूप पीते थे। उसकी आवाज बहुत हल्की होती है। मैं उस वक्त कैफेटेरिया के दरवाजे से अंदर आती थी और एक नजर में तुम्हें पहचान लेती थी। इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ तुम ही ऐसे बैठते थे, चुपचाप, जिसे देखकर दिल दुखता था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें लगे कि तुम सबसे अलग हो, न ही चाहती थी कि तुम खुद को छोटा समझो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास बैठने आ जाती थी। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही होती है और वह दृश्य बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा सालों पहले दिखाई दिया था। मैं धीरे से कहता हूँ, मैंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। मेरी आवाज सीने की गहराई से निकलती है, उसमें पिछले 10 सालों का सारा भार शामिल होता है। जिस पल तुम मेरी जिंदगी में आई थी, उसी पल मुझे लगा था कि मेरे सारे संघर्षों का मतलब है तुम्हारी वजह से मैंने खुद को बदलना शुरू किया, तुम्हारी वजह से मैं मेहनत करता रहा, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता था। मैं उसका हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ। इन सालों में मैं जान लगाकर काम करता रहा, किसी बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं एक दिन तुम्हें ढूंढ सकूं, तुम्हें एक शांत जिंदगी दे सकूं और यह सुनिश्चित कर सकूं कि तुम्हें फिर कभी दुख न झेलना पड़े। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही होती है, उसके डिंपल साफ दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन उसकी आंखें फिर से लाल होने लगी होती हैं। मैं धीरे से कहता हूँ, पास्ट को अब जाने दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने जो किया
वह अपने परिवार के लिए किया, जीवित रहने के लिए किया। तुम्हारी काइंडनेस और तुम्हारी स्ट्रेंथ किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हारे पास्ट से प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे बैकग्राउंड से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम चाहे जो कुछ भी झेल चुकी हो, मेरे लिए तुम हमेशा वही रोशनी रहोगी जिसने मेरी टीनेज लाइफ को रोशन किया था। और तुम ही वह इंसान हो जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वह शर्म या दुख के आंसू नहीं होते, यह राहत के आंसू होते हैं। सालों से उठाए जा रहे बोझ के उतर जाने के आंसू। उसके होंठ मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन आंसू लगातार गिरते जा रहे होते हैं। त्रानवु, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतने साल इंतजार करवाया और तुम्हें इतनी चिंता भी दी। उसकी आवाज बहुत हल्की होती है। पहले मैं हमेशा सोचती थी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे लगता था मेरा पास्ट एक दाग है, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ, तुम्हारा प्यार कभी किसी शर्त पर टिका ही नहीं था। यहाँ कोई योग्य या अयोग्य नहीं है जिस पर मैं उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लेता हूँ। हम दोनों मुश्किलों से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं तुम्हारी हीन भावना भी समझता हूँ और तुम्हारी जिद भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले तुमने मुझे समझा था। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे हर दर्द की भरपाई करने की कोशिश करूंगा। वह मुझे देखती है, आंसू उसके गालों पर बह रहे होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान भी होती है। कैफेटेरिया की खिड़की से आती धूप हमारे कंधों पर पड़ रही होती है। वह धूप अब भी उतनी ही गर्म और कोमल लगती है जितनी सालों पहले लगती थी। इतने उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार हम फिर उसी जगह लौट आए होते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। बस फर्क इतना होता है कि अब मैं वह गरीब लड़का नहीं होता जो कोने में बैठकर सादा खाना खाया करता था, और वह भी अब वह मासूम स्कूल गर्ल नहीं रह गई होती जो सिर्फ एक हरी सब्जी देकर किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लेती थी। लेकिन हमारे बीच का प्यार और वह कोमलता कभी नहीं बदली होती।